हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को 6000 साल पुरानी एक रहस्यमयी कब्र मिली है। इस कब्र के अंदर एक ऐसे इंसान की डायरी मिली है जो समय में पीछे यानी पास्ट में गया था। उस डायरी में लिखा है कि आज से 6000 साल बाद जब 9 ड्रैगन्स एक ताबूत को खींचते हुए दुनिया के सामने आएंगे, तब एक दिव्य जानवर इस पूरी दुनिया पर राज करेगा। जब ये बात इंटरनेट पर वायरल हुई तो चारों तरफ से लोगों का मजाक उड़ना शुरू हो गया। लोग कहने लगे कि 9 ड्रैगन्स और ताबूत, स्पिरिचुअल एनर्जी का वापस आना, ये सब क्या बकवास है? क्या सच में कोई इस पर यकीन करेगा? उस डायरी लिखने वाले के हिसाब से तो क्या इसका मतलब ये है कि ये साल दुनिया का आखिरी साल होगा? हालांकि ये महल जैसी कब्र और वहां मिली मूर्तियां सच में 6000 साल पुरानी थीं, जिस वजह से देखते ही देखते ये जगह पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बन गई। जैसे ही डायरी का अगला पन्ना पलटा गया, वहां एक और लाइन लिखी थी। उसमें लिखा था, अपनी समझ और सूझबूझ से मैंने सूरज को महसूस किया और एक कल्टीवेशन तकनीक तैयार की जिसका नाम है ग्रेट सन विजुअलाइजेशन मेथड। ये सब हजारों साल बाद आने वाले भविष्य के लिए एक बड़ी प्लानिंग थी। ये पढ़कर वहां खड़ा एक आर्कियोलॉजिस्ट जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अगर कल्टीवेशन जैसी चीज सच में होती तो पिछले हजारों सालों में इतने महान राजाओं और शूरवीरों में से किसी ने भी आज तक कोई कल्टीवेशन तकनीक क्यों नहीं खोजी? वहां मौजूद बाकी लोगों के चेहरे पर भी एक मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस कब्र का मालिक बस झूठ बोल रहा है। उस वक्त लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में भी लोग खूब मजे ले रहे थे। हालांकि प्रोफेसर झांग और बाकी लोगों को इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। फिर भी प्रोफेसर ने उसे आगे ट्रांसलेट करने का इशारा किया। प्रोफेसर की बात सुनकर ये फान उस पुरानी किताब को गौर से देखने लगा और आगे पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, मुझे ग्रेट सन विजुअलाइजेशन मेथड को पूरी तरह सीखने में 1 साल का समय लगा। अब मैं खुद एक सूरज बनकर पहाड़ों को जला सकता हूँ और समंदर को सुखा सकता हूँ। मेरे पास दुनिया को तबाह करने की ताकत है और मैं अपनी उम्र को 1000 साल तक बढ़ा सकता हूँ। जैसे ही ये फान ने ये आखिरी शब्द पढ़कर खत्म किए, वहां मौजूद सभी लोग और लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शक दंग रह गए। वहां मौजूद सभी लोगों के बीच एकदम सन्नाटा छा गया था। इस वक्त सबके मन में बस एक ही बात चल रही थी, बकवास। अगर इस मकबरे के मालिक की बातों पर यकीन किया जाए तो क्या इसका मतलब ये है कि ये बंदा पूरे 1000 साल तक जिंदा रहा? लेकिन सोचो, अगर ये सच हुआ तो क्या इसका मतलब ये है कि इंसान अपनी जिंदगी की सीमाओं को पार करके हजारों साल तक जी सकता है? तभी लोग एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगे, ये फान बॉस, ओ ये फान बॉस। क्या इस मकबरे के मालिक ने कहीं भी उस ग्रेट सन विजुअलाइजेशन कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में कुछ लिखा है? सबको इस बात में काफी दिलचस्पी आने लगी थी। अगर सच में 1000 साल ना सही, कम से कम 100-200 साल भी जीने को मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अफसोस, ये फान ने अपना सिर हिलाया और जवाब देते हुए कहा, यहाँ मकबरे के मालिक के बारे में और भी कई बातें लिखी हैं, पर उस कल्टीवेशन टेक्निक का यहाँ कोई जिक्र नहीं है। ये फान का जवाब सुनते ही अनगिनत लोग मायूस हो गए और आहें भरने लगे। लोग कहने लगे, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये मकबरे का मालिक बस लंबी लंबी फेंक रहा है। अगर उसने सच में ऐसी कोई कल्टीवेशन टेक्निक बनाई थी तो उसे यहाँ रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? ये सरासर झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। सही कहा भाई, फालतू में दिल खुश कर दिया। आखिर में ये मकबरे का मालिक बस बकवास कर रहा था। चलो सब यहाँ से निकलो, हमेशा के लिए अमर होना बस एक दिखावा है। प्रोफेसर झांग भी ये सब सुनकर खामोश हो गए और उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। तभी उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, खैर जो भी हो ये फान मेरे दोस्त, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसका अनुवाद कर दो। प्लीज ये हमारे लिए कर दो। प्रोफेसर झांग की बात सुनकर ये फान ने बिना कुछ कहे आगे का अनुवाद करना शुरू कर दिया। वो पढ़ने लगा, भविष्य में आने वाली उस अंधेरी कयामत का सामना करने के लिए सिर्फ मेरी अकेले की ताकत काफी नहीं है। मुझे अपने साथ ऐसे और भी ताकतवर लोगों की जरूरत है जिनकी सोच मेरी जैसी हो। सिर्फ तभी हम उस आने वाले काले युग को पूरी तरह से पलट पाएंगे। सब कुछ मेरी प्लानिंग के मुताबिक ही चल रहा है। ग्रेट सन विजुअलाइजेशन टेक्निक वैसे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे सीखने के लिए जैसा टैलेंट चाहिए वो बहुत ही कम लोगों में होता है। कई दशकों का वक्त बिताने के बाद भी मैं सिर्फ 20 ऐसे योद्धा तैयार कर पाया जो इस खास टेक्निक को सीख सकते थे। इन तीनों का टैलेंट मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा निकला। सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर इन्होंने ग्रेट सन विजुअलाइजेशन टेक्निक को उसके आखिरी लेवल तक पहुंचा दिया। जब मैंने इनके नाम सुने तब जाकर मुझे असली बात समझ आई। ये कोई और नहीं बल्कि फ्लेम एम्परर शेनोंग, ये लोग एम्परर सुआन युआन और डीमन गॉड चियू थे। अगर भविष्य के लोगों को कभी ये पता चला कि ये तीनों मेरे चेले थे तो उनके तो होश ही उड़ जाएंगे। हा 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 भाई साहब, क्या ये सच है? ये मैंने क्या देख लिया? इस रिबॉर्न बंदे ने फ्लेम एम्परर, ये लो एम्परर और चियू को अपना स्टूडेंट बनाया था। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस कब्र का मालिक हमारे पूरे देश के पूर्वज जैसा है। ये देखते ही कमेंट सेक्शन में जैसे धमाका हो गया। ये तीनों दिग्गज तो हमारे इतिहास की असली जड़ें हैं।
कायदे से देखा जाए तो ये तीनों 5000 साल पुराने होने चाहिए। तो फिर 6000 साल पहले रहने वाले इस कब्र के मालिक को इनके बारे में कैसे पता चला? क्या ये वाकई में एक रिबॉर्न होने वाला इंसान है? सिर्फ यही एक वजह हो सकती है जिससे ये समझ आता है कि उसे 1000 साल बाद आने वाले लोगों के बारे में पहले से कैसे पता था। लेकिन ये सब तो बहुत ही ज़्यादा अविश्वसनीय है। वहाँ मौजूद आर्कियोलॉजिस्ट भी पूरी तरह हैरान रह गए। अब धीरे धीरे सबको यकीन होने लगा था कि इस कब्र के मालिक ने जो कुछ भी लिखा है वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। अगर ये सब सच साबित होता है तो ये हमारे देश और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। खास तौर पर उस टेक्निक से उम्र बढ़ाने वाली बात जिसका सपना तो हर कोई देखता है। इसी बीच ये फान ने आगे ट्रांसलेट करना जारी रखा, लेकिन इन सब पर गर्व करने जैसा कुछ भी नहीं है। आने वाले उस अंधेरे कयामत के सामने ये सब कुछ राख हो जाएगा। ग्रेट सन विजुअलाइजेशन टेक्निक अभी भी उस खतरे के सामने काफ़ी नहीं है। मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर कल्टीवेशन तकनीकें बनानी होंगी। उस डार्क डूम्सडे की अंधेरी दुनिया को बचाने के लिए उन योद्धाओं की ज़रूरत पड़ेगी। मैं और भी पावरफुल तकनीकें बनाना जारी रखूंगा। मेरे मन में एक विचार आया है, लेकिन इसे पूरा करने में थोड़ा समय लगेगा। उस डायरी में ये डार्क डूम्सडे शब्द बार बार लिखा हुआ था। वहाँ मौजूद आर्कियोलॉजिस्ट और वीडियो देख रहे लाखों लोग इस बात को सुनकर दंग रह गए। अब हर कोई सोचने पर मजबूर था कि क्या वाकई वो डार्क डूम्सडे आने वाला है? क्या वो स्पिरिचुअल एनर्जी की वापसी सच में होगी? और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि 6000 साल बाद यानी इसी साल वो स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आने वाली है। प्रोफेसर झांग ने एक गहरी सांस ली। अगर वो स्पिरिचुअल एनर्जी और डार्क डूम्सडे की बात सच निकली तो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली कयामत इसी साल आ जाएगी। उस वक्त हमारा देश और ये पूरी दुनिया पूरी तरह से उलट पलट हो जाएगी। इतनी बड़ी खबर हमें जल्द से जल्द ऊपर के अधिकारियों को देनी होगी। अगर उस कब्र के मालिक की कई हर बात सच है तो इसका मतलब है कि उसने पूरे देश में अपनी यादें और ऐसी कई निशानियां छोड़ी होंगी। आखिर उसने खुद कहा था कि वो भविष्य के खतरों का सामना करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर योद्धा बनाना चाहता है। हो सकता है कि आज हमें जो ये पुरानी कब्र मिली है ये भी उस मालिक के बनाए हुए प्लान का ही एक हिस्सा हो। ये बात सुनकर वहां मौजूद हर किसी के पसीने छूट गए। ये नामुमकिन नहीं था। अगर उस कब्र के मालिक की ताकत वाकई इतनी महान थी तो एक तय समय पर इस कब्र को दुनिया के सामने लाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रोफेसर झांग ने आगे पूछा, ये फान मेरे भाई, क्या इसमें कुछ और भी लिखा है? ये फान ने धीरे से अपना सिर हिलाया और अपना जवाब देना शुरू किया। प्रोफेसर झांग कहते हैं कि इस पुरानी किताब की जानकारी बस यहीं तक थी। यह बात सुनते ही वहां मौजूद सभी आर्कियोलॉजी वर्कर्स के चेहरे पर निराशा छा गई। लेकिन तभी ये फान बोलता है, मुझे नहीं लगता कि हमें निराश होने की जरूरत है। जरा सोचिए, जिस इंसान को ग्रेट सन विजुअलाइजेशन जैसी इतनी ताकतवर तकनीक से भी संतोष नहीं मिला, वो यकीनन इससे भी ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेशन टेक्निक बनाने की कोशिश कर रहा होगा। उसका कहना था कि मकबरे के मालिक का असली मकसद ऐसी तकनीक बनाना था जिससे भविष्य में इन खुखार मॉन्स्टर्स का सामना किया जा सके। अगर उसने ऐसी कोई जादुई पावर बनाई है तो वह उसे दुनिया को जरूर सौंपेगा। बस हमें उसे पूरी शिद्दत से ढूंढने की जरूरत है। ये फान की यह बात सुनकर वहां मौजूद लोगों और लाइव स्ट्रीम देख रहे लाखों व्यूअर्स को भी यकीन होया कि मकबरे का मालिक वाकई पूरी इंसानियत का भला चाहता था। लेकिन इसी बीच लाइव स्ट्रीम संभाल रही छिन याओ याओ का ध्यान कहीं और ही था। उसकी नजरें उस पत्थर की मूर्ति पर टिकी थी। उसे वह मूर्ति बहुत जानी पहचानी लग रही थी, जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा हो। वह अभी सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसने देखा कि उस पत्थर की मूर्ति के होंठ हिले और वह धीरे से मुस्कुराने लगी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक अजीब सी रोशनी उसकी आंखों के सामने चमकी और देखते ही देखते वह रोशनी सीधे उसके माथे के बीचों बीच समा गई। छिन याओ याओ डर के मारे जोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर प्रोफेसर झांग और बाकी लोग बुरी तरह घबरा गए और उसकी तरफ देखने लगे। याओ याओ के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। उसने कांपते हुए हाथ से उस मूर्ति की तरफ इशारा किया और कहा, वह मूर्ति अभी हंसी थी। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शकों के बीच भी खलबली मच गई और कमेंट्स की बाढ़ आ गई। हर कोई दंग था कि आखिर यह क्या हो रहा है। अरे मुझे ऐसे मत डराओ। प्रोफेसर झांग और बाकी सभी लोगों ने फौरन उस पत्थर की मूर्ति की तरफ देखा, लेकिन वो मूर्ति वैसी की वैसी ही थी। उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। वहां मौजूद लोगों की घबराहट को महसूस करते हुए थोड़ी देर बाद प्रोफेसर हु ने चिन याओ याओ की तरफ देखा और कहा, याओ याओ, शायद तुमने देखने में कोई गलती की है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से तुम्हें शायद कोई वहम या हेलुसिनेशन हुआ होगा। प्रोफेसर हु की बात सुनकर चिन याओ को भी खुद पर शक होने लगा कि क्या वाकई उसने गलत देखा था। जैसे ही ये आर्कियोलॉजिकल मिशन खत्म हुआ, इस लाइव स्ट्रीम के वीडियो और क्लिप्स इंटरनेट पर आग की तरह फैल गए।
प्राचीन मकबरे में किसी अमर इमोर्टल का मिलना और वहां से मिले पौराणिक कल्टीवेशन यानी साधना के तरीकों की खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। हर तरफ बस इसी की चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई, इमोर्टल का मकबरा, सन विजुअलाइजेशन मेथड, क्या वाकई दुनिया खत्म होने वाली है? कोई एक्सपर्ट आकर बताओ कि क्या ये सब सच है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। इंटरनेट पर कोई रिबॉर्न यानी पुनर्जन्म लेने वालों की बात कर रहा था, तो कोई कल्टीवेशन की कमेंट सेक्शन में जबरदस्त बहस चल रही थी। कुछ लोग चाहते थे कि ये सब सच हो ताकि वो भी साधना करके गॉड बन सके, लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी था जो दुआ कर रहा था कि ये सच ना हो, क्योंकि अगर स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आती तो बाहरी ताकतों का हमला तय था और पूरी दुनिया तबाही के कगार पर पहुंच जाती। जब रिबॉर्न इंसान जैसे शक्तिशाली लोग भी इस आने वाले खतरे से इतना डरे हुए थे, तो आम इंसानों की तो बात ही क्या थी। जैसे जैसे ये खबर और भी ज्यादा वायरल होती गई, होस्ट चिन याओ याओ के चेहरे पर खुशी और चिंता के मिले जुले भाव थे। उस दिन मकबरे में जो कुछ भी हुआ था वो मंजर अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था। वो पत्थर की मूर्ति सच में हंसी थी और वो मुस्कान बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसके बचपन के उस अजीब पड़ोसी अंकल की थी जो उसे जादू के करतब दिखाया करते थे। चिन याओ याओ अब इस बात को लेकर पूरी तरह पक्की थी। उसी पल चिन याओ याओ की खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी सुनहरी चमक उभरी और वहां एक ऐसा शख्स नजर आया जो बिल्कुल उस मकबरे के मालिक जैसा दिख रहा था। एक ऐसा इंसान जो पहले हमला करता है और दूसरा जो अजीब ओगरीब जादू दिखाता है। क्या इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है? तभी अचानक उसे याद आया कि जब वो अजीब से अंकल उसे छोड़कर जा रहे थे तो शायद उन्होंने उसे एक गिफ्ट दिया था। ये ख्याल आते ही वो तुरंत तीसरी मंजिल के स्टोर रूम की तरफ भागी और बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ वहां कुछ ढूंढने लगी। जल्द ही किनयाओ की आंखों के सामने एक कागज का टुकड़ा आया। जी हाँ, ये एक टेस्ट पेपर था। अब आप ही बताइए, भला 5 साल की बच्ची को कोई गिफ्ट में टेस्ट पेपर देता है क्या? उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था, इसीलिए उस वक्त उसने उसे बेकार समझकर स्टोर रूम में फेंक दिया था। तभी अचानक वहां एक गूंजने वाली आवाज सुनाई देने लगी और याओ याओ के हाथ में जो कागज था उससे एक बहुत ही तेज रोशनी निकलने लगी। देखते ही देखते वो कागज उसके हाथों से छूटकर हवा में तैरने लगा। किन याओ याओ अभी हैरान हो ही रही थी कि तभी वो कागज उसकी आंखों के सामने ही जलने लगा। देखते ही देखते वहां हवा में लहरें उठने लगी और सुनहरे रंग के चमकते हुए अक्षर वहां दिखाई देने लगे। याओ याओ कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो सारे अक्षर एक के बाद एक सीधे उसके माथे के अंदर घुस गए। ग्रेट सन विजुअलाइजेशन मेथड। जैसे ही किन याओ ने अपने दिमाग में आए उन शब्दों को समझा, उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से झूम उठी और कहने लगी, ये सच है। मुझे पता था कि ये सब सच है। यही वो असली कल्टीवेशन का तरीका है जिसके बारे में मास्टर बता रहे थे। किन याओ याओ इस वक्त हद से ज्यादा एक्साइटेड थी। इसका मतलब साफ था कि वो मास्टर असल में वही पुराने अजीब वाले अंकल थे जिन्होंने उसे ये कल्टीवेशन टेक्निक दी थी। अगर ये सब सच है और वो इसे सीखने में कामयाब हो गई तो क्या वो एक शक्तिशाली कल्टीवेटर बनकर बेमिसाल ताकत हासिल नहीं कर लेगी? ये सोचते ही उधर किंग याओ याओ का दिल एक्साइटमेंट से बुरी तरह धड़क रहा था। इसी दौरान यूएन परिवार की एक आलीशान हवेली के अंदर यूएन चेंगलोंग एक वीडियो देख रहा था जो इंटरनेट पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। यह वीडियो एक प्राचीन कब्र की खुदाई का था। जैसे ही वीडियो में ताबूत के अंदर रखी एक पत्थर की मूर्ति दिखाई दी, यूएन चेंगलोंग बुरी तरह उछल पड़ा। उसने एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए कहा, मैंने इसे देख लिया। ये बेवकूफ़ लोग उस पत्थर की नक्काशी के पीछे का सच नहीं देख पाए, लेकिन मुझे सब समझ आ गया है। यह पक्का किसी अमर ऋषि के कल्टीवेशन की जादुई तकनीक है। उस किताब में लिखे अजीब व गरीब शब्दों को देखकर चेंगलोंग को कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसने ये शब्द पहले भी कहीं देखे हैं। अचानक उसकी आंखों में एक चमक आ गई। अरे, ये तो वही शब्द हैं जो सालों पहले मेरे हाथ लगी उस पवित्र किताब में लिखे थे। ये सोचते ही वो खाना पीना छोड़कर फौरन बेसमेंट की तरफ भागा और पागलों की तरह कुछ ढूंढने लगा। थोड़ी ही देर में उसके हाथ एक पुरानी सी किताब लगी जिस पर लिखा था ताइशुआन शास्त्र। दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी पावर यानी सुप्रीम काउंसिल के ऑफिस में एक बुजुर्ग ऑफिसर खड़ा था। उसके हाथ में एक रिपोर्ट और वही वीडियो था। उसने अपने पास खड़े 4 लोगों की तरफ देखते हुए धीरे से पूछा, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? उसकी बात सुनकर वहां मौजूद चारों लोग कुछ देर के लिए खामोश हो गए। फिर उनमें से एक ने गंभीरता से कहा, हम इस पर ना तो पूरी तरह यकीन कर सकते हैं और ना ही इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, भले ही ये किसी कहानी जैसा लगे। पर अगर 6000 साल पहले के लोग यान दी, हुआंग दी और चिव जैसे महान योद्धाओं के बारे में जानते थे तो इसके पीछे जरूर कोई गहरा राज छुपा है। अभी सबसे जरूरी काम उस कल्टीवेशन तकनीक को ढूंढना है। अगर वो सच निकली तो हमारे पास आने वाली कयामत यानी डूम्सडे से लड़ने का एक सॉलिड प्लान होगा, और अगर ये सब झूठ निकला तो समझ लेंगे कि थोड़ी सी मेहनत बेकार गई। बुजुर्ग ऑफिसर ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया और आदेश दिया, ठीक है,
तो फिर ड्रैगन ग्रुप के लोगों को इसकी जांच के लिए लगा दो। अगले 3 दिनों के अंदर देश की सबसे ऊंची पावर के इशारे पर एक खुफिया ताकत पूरे देश के कोने कोने में सर्च ऑपरेशन शुरू कर चुकी थी। इसी बीच जियांगचेंग के यूएन परिवार के एक ऐलान ने पूरे प्रांत में तहलका मचा दिया। यूएन चेंगलोंग ने पूरे 100 करोड़ का इनाम रखा है। अगर किसी के पास भी उस पुराने मकबरे की लिखावट जैसी कोई पुरानी किताब है तो उसे यूएन परिवार को बेचने पर पूरे 100 करोड़ मिलेंगे। भाई साहब, एक किताब के लिए 100 करोड़? क्या ये लोग पागल हो गए हैं? या फिर मकबरे के मालिक की डायरी में लिखी वो बातें सच हैं? क्या पुनर्जन्म, कल्टीवेशन और अमर होने का तरीका वाकई में हकीकत है? देखते ही देखते पूरा इंटरनेट इस खबर से दहल गया। लेकिन जब पूरी दुनिया में ये शोर मचा था तब अपनी विला में मौजूद छिन याओयाओ को बाहर की दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी। वो तो बस अपने दिमाग में मौजूद उस ग्रेट सन विजुअलाइजेशन मेथड की प्रैक्टिस करने में पूरी तरह डूबी हुई थी। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसने इस कल्टीवेशन टेक्निक को सही से चला लिया और सूरज की ताकत का एक छोटा सा हिस्सा अपने अंदर सोखने में कामयाब रही। जैसे ही उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया उसके हाथों से भयंकर गर्मी निकलने लगी और देखते ही देखते आग की लपटें पैदा हो गई। उसने बस एक जोरदार वार किया और विला के गार्डन में रखा वो बड़ा सा पत्थर पल भर में चकनाचूर हो गया। अब उसे यकीन हो गया था कि कल्टीवेशन की ये ताकत असली है, जिसका मतलब ये था कि स्पिरिचुअल एनर्जी का वापस आना और अंधेरे कयामत का वो दौर भी सच होने वाला है। ये सोचते ही छिन याओयाओ की एक्साइटमेंट एकदम शांत हो गई। उसे समझ आ गया कि ये इतनी बड़ी बात है कि इसका सबको पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना जब वो अंधेरा दौर असल में आएगा तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। यही सोचकर वो तुरंत विला के अंदर गई और अपना फ़ोन उठाकर लाइव स्ट्रीम ऐप ओपन किया। जैसे ही छिन याओयाओ लाइव आई उसका पूरा कमेंट सेक्शन मैसेज की बाढ़ से भर गया। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं की वजह से लाखों लोग हर वक्त छिन याओयाओ की लाइव स्ट्रीम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यहाँ चैट में ज़बरदस्त बहस चल रही है और लोग दो गुटों में बंट चुके हैं। एक गुट वो है जो कल्टीवेशन यानी अमर होने की तकनीक पर यकीन करता है और दूसरा वो जो इसे सरासर बकवास मानता है। लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स की बाढ़ देखकर शिन याओ का सिर चकराने लगा, लेकिन तभी उसकी नज़र यूएन परिवार के एक मैसेज पर पड़ी जिसे देखकर वो एक पल के लिए सुन्न हो गई। उसके मन में ख्याल आया, क्या इतनी जल्दी किसी ने इस कल्टीवेशन तकनीक के रहस्य का पता लगा लिया है? ये सोचकर शिन याओयाओ का इरादा और भी पक्का हो गया। पहले वो सोच रही थी कि अगर उसने ये बात सबके सामने रखी तो पूरे देश में खलबली मच जाएगी, लेकिन अब जब दूसरों को भी इसके बारे में पता चल गया है तो ये एक अच्छी बात है। उसने एकदम गंभीर होकर कहा, मेरे प्यारे दर्शकों, आज की इस लाइव स्ट्रीम में मैं आपको मास्टर, पुनर्जन्म और उस कल्टीवेशन तकनीक की सच्चाई बताने वाली हूँ। वो कल्टीवेशन तकनीक बिल्कुल सच है और ग्रेट सन विजुअलाइजेशन मेथड असल में वजूद रखता है। ये सुनते ही लाइव चैट में मानो धमाका हो गया। लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये स्ट्रीमर कह रही है कि कल्टीवेशन सच है? हाँ, व्यूज के लिए क्या ये पागल हो गई है? थोड़े बहुत लोगों को छोड़कर बाकी सब उसका मजाक उड़ाने लगे। लोग कहने लगे कि शिन याओयाओ ने पैसों के चक्कर में साइंस को ही भुला दिया है। पुनर्जन्म और कल्टीवेशन, क्या ये हमें बेवकूफ़ समझती है? शिन याओयाओ जानती थी कि लोग सिर्फ बातों से यकीन नहीं करेंगे, इसलिए उसने सबूत दिखाने का फैसला किया। वो अपना फ़ोन उठाकर विला के बाहर आई और अपनी ग्रेट सन विजुअलाइजेशन तकनीक को एक्टिवेट कर दी। उसके शरीर से दहकती हुई आग निकलने लगी, जिसने धीरे धीरे एक जलते हुए गोले का रूप ले लिया। फिर शिन याओयाओ ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराए और उस खौफनाक आग के गोले को सीधे गार्डन के एक बड़े पेड़ की तरफ दे मारा। गड़गड़ाहट की एक जोरदार आवाज आसमान में गूंजती है और देखते ही देखते एक विशाल पेड़ पर बिजली गिरती है जो पल भर में जलकर राख हो जाता है। इस नज़ारे को देखकर लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में पहले तो सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर अचानक कमेंट्स की बाढ़ आ गई। आखिर लोगों ने अपनी आंखों से क्या देखा था? उन्होंने देखा कि स्ट्रीमर ने अपने हाथों से आग का एक चमकता हुआ गोला बनाया और बस हाथ के एक इशारे से उस बड़े से पेड़ को राख के ढेर में बदल दिया। ये नज़ारा एकदम असली था, इसमें रत्ती भर भी दिखावा या एडिटिंग नहीं थी। कमेंट्स में लोग चिल्लाने लगे, भाई ये तो असली जादू है, ये तो असली कल्टीवेशन की शक्तियां हैं। अभी लाइव स्ट्रीम में हंगामा मचा ही था कि अचानक उसे बैन कर दिया गया। भले ही स्ट्रीम को ज़बरदस्ती बंद कर दिया गया था, लेकिन दर्शकों का जोश कम नहीं हुआ। देखते ही देखते लाखों नए लोग वहां जमा हो गए और स्ट्रीम बंद होने के बावजूद कोई भी वहां से जाना नहीं चाहता था। इधर अपने मोबाइल की खाली स्क्रीन को देखकर शिन याओयाओ भी एकदम दंग रह गई। उसे तुरंत एहसास हुआ कि आज उसने जो कारनामा किया है
उस पर सरकार के बड़े अधिकारियों की नज़र पड़ गई है और उन्होंने किसी बड़े हंगामे से बचने के लिए इसे तुरंत बंद करवा दिया है। अभी शिन याओ याओ अपनी सोच में डूबी ही थी कि तभी उसके विला के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। उसने हैरानी के साथ जैसे ही दरवाजा खोला, वो हक्की बक्की रह गई। उसके सामने एक दो नहीं बल्कि दर्जनों पूरी तरह हथियारों से लैस सैनिक खड़े थे। उनका नेतृत्व एक लंबी और मिलिट्री वर्दी पहने महिला कर रही थी। उस महिला ने कहा, मिस शिन, नमस्ते। मेरा नाम जियांग नान है और हम नेशनल सीक्रेट ब्यूरो से आए हैं। हमें आपसे कुछ ज़रूरी पूछताछ करनी है, तो कृपया हमारे साथ चलिए। जियांग नान की ये बात सुनकर शिन याओ याओ काफ़ी घबरा गई। शिन योयो को जब होश आया तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और बस अपना सिर हिलाकर सबके साथ गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। लाखों लोगों के सामने अपनी जादुई ताकत दिखाने के बाद सरकार की नज़र में आना तो पक्का ही था और चिन योयो इस बात के लिए पहले से ही तैयार था। उसने तो पहले ही मन बना लिया था, नहीं अमर होने के इन गुप्त तरीकों के बारे में बताकर ही रहेगा। अगली सुबह पूरा इंटरनेट हिल चुका था। अगली सुबह तक पूरा इंटरनेट हिल चुका था और अब दुनिया में अंधेरे वाली कयामत आने वाली है। और अब दुनिया में अंधेरे वाली कयामत आने वाली है। लोग इंटरनेट पर इस बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। इसी बीच एक सीक्रेट सरकारी विभाग के अंदर जियांग नान और बाकी बड़े अफसर काफी गंभीर दिख रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे चिन योयो ने सिर्फ अपना हाथ उठाकर उनकी सबसे नई और मॉडर्न टैंक के परखच्चे उड़ा दिए थे। चिन योयो के मुताबिक यह तो बस ग्रेट सन विजुअलाइजेशन तकनीक का शुरुआती लेवल था। अगर कोई इस तकनीक को इसके आखिरी लेवल तक मास्टर कर ले तो वह पूरी दुनिया को तबाह करने वाली ताकत हासिल कर सकता है। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा न्यूक्लियर बम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके कुछ ही समय बाद सरकार के बड़े अधिकारियों ने एक टॉप सीक्रेट फाइल भेजी। इस फाइल के मुताबिक देश में होने वाली जादुई घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल पावर ग्रुप बनाया गया और चिन योयो को इस ग्रुप का लीडर चुन लिया गया। साथ ही उसे कल्टीवेशन के और भी नए तरीके खोजने की जिम्मेदारी दी गई। उस आग के गोले वाली घटना को बीते एक हफ्ता हो चुका था और इंटरनेट पर शोर थोड़ा कम देने वाला वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक धुंधली सी परछाई हवा में तैर रही थी और उसके ठीक सामने 100 मीटर एक विशालकाय दानव खड़ा था। उस दानव की दहशत ऐसी थी कि देखकर यह दानव खड़ा था। उस दानव की दहशत ऐसी थी कि देखकर ही दम घुटने लगे। 1000 स्वॉर्ड्स मर्जिंग इनटू वन और पलक झपकते ही आसमान से हजारों तलवारें निकलीं और सीधे उस दानव के शरीर के आर पार हो गईं। एक पहाड़ जैसे विशालकाय वानर की दर्दनाक चीख गूंजती है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। इसी के साथ वीडियो का यह सीन यहीं खत्म हो जाता है। तभी वीडियो में एक पुरानी किताब सामने आती है जिस पर लिखा है, आज मेरा मूड काफ़ी अच्छा है। द ग्रेट सन विजुअलाइजेशन मेथड यानी बड़ी सूर्य ध्यान विधि को लोगों को सिखाए हुए पूरे 100 साल बीत चुके हैं और आज आखिरकार मैंने एक सबसे बेहतरीन तकनीक तैयार कर ली है जिसका नाम है पर्पल ची फ्रॉम द ईस्ट ग्रैंड मेथड। अब मेरे मन में एक ख्याल आया है कि मुझे कल्टीवेशन खानदान बनाने चाहिए। मैंने आदेश दिया कि वे त्यानशान पेरेंटेड श्रृंखला की रक्षा करें क्योंकि भविष्य में वहाँ से बेहद खौफनाक और खतरनाक दानव पैदा होने वाले हैं और मेरे ये शिष्य ही उनसे लड़ने वाली पहली दीवार बनेंगे। इंटरनेट पर लोग कमेंट्स करने लगे, भाई साहब यह पर्पल ची फ्रॉम द ईस्ट मेथड तो सच में कमाल है। इस पुनर्जन्म लेने वाले महान खिलाड़ी ने एक और नई तकनीक बना डाली। पर असली बात यह नहीं है, क्या आपने गौर किया? उसने कहा कि त्यानशान पहाड़ों पर उसके 10 शिष्य तैनात थे, जिसका मतलब है कि आज वहाँ 10 बड़े कल्टीवेशन खानदान मौजूद हो सकते हैं। अरे भाई, क्या यह सच में मुमकिन है? तियानशान में 10 कल्टीवेशन खानदान? तुम लोग बस बातें ही करते रहो, मैं तो निकल गया। मैं इस वक्त तियानशान के रास्ते में हूँ, बस अब कल्टीवेशन सीख कर ही वापस आऊँगा। दोस्तों, 3 दिन बाद सरकार के नए बने विभाग सुपरनेचुरल ऑर्गेनाइजेशन की टीम लीडर किन कहती हैं, हालात बहुत पेचीदा हो गए हैं। तियानशान पहाड़ों की तरफ जाने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है और हमारा विभाग अब इसे रोक नहीं पा रहा है। लीडर किन याओ याओ भी काफ़ी परेशान थी। यह बात तो पक्की है कि डायरी में लिखा सब सच है, लेकिन इतने सारे आम लोगों का वहाँ जाना बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। अगर हम उन्हें ज़बरदस्ती रोकते हैं तो सबको लगेगा कि हम कुछ छुपा रहे हैं और उस डायरी के मुताबिक तियानशान में 10 ताकतवर कल्टीवेशन खानदान मौजूद हैं। ऐसे में अगर हम वहाँ गए भी तो भी स्थिति को संभालना हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। ये अभी भी कहा नहीं जा सकता। जैसे ही ये बात सामने आई, वहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरे गंभीर हो गए। अगर ये सब वाकई सच है तो जिस कल्टीवेशन तकनीक की वे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो शायद हमारी कल्पना से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है। किन याओ याओ ने तुरंत ऑर्डर दिया, अब और कोई रास्ता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे स्पेशल एबिलिटी ग्रुप को अब कदम उठाना ही होगा। इस बार मैं खुद इस मिशन को लीड करूंगी। उसी वक्त
तियान शान की पहाड़ियों में लगभग 20 साल का एक नौजवान पहाड़ों की गहराई की तरफ जा रहा था। उसके हाथ में लाइव स्ट्रीमिंग का सामान था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो एक स्ट्रीमर है। जब वो स्ट्रीमर अपने दर्शकों के साथ मजे से बातें कर रहा था, तभी अचानक उसे झाड़ियों से एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। स्ट्रीमर के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए और उसने जंगल की गहराई की तरफ देखा। जैसे जैसे वो आवाज साफ होती गई, हजारों लोगों की नजरों के सामने एक विशालकाय सफेद बाघ दिखाई दिया। वो टाइगर किसी भैंस जितना बड़ा था और जंगल की गहराई से निकलकर सीधा स्ट्रीमर की तरफ ही आ रहा था। ये देखते ही लाइव चैट में तहलका मच गया। अरे भाई, ये तो टाइगर है, इतना बड़ा बाघ, ये तो पक्का टाइगर्स का राजा है। स्ट्रीमर भाई जल्दी भागो वरना मारे जाओगे। है भगवान, अब तो ये स्ट्रीमर गया। सफेद बाघ को देखते ही पूरा कमेंट सेक्शन फटने लगा। किसी ने नहीं सोचा था कि तियान शान की इन गहराइयों में इतना बड़ा बाघ भी हो सकता है। इधर स्ट्रीमर के हाथ पांव पूरी तरह फूल चुके थे। वो डर के मारे इतना सुन्न हो गया कि हिल तक नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि डर की वजह से उसकी पैंट भी गीली हो गई। उसने बचने की सारी उम्मीद छोड़ दी और अपनी आंखें बंद करके मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन उस सफेद बाघ का भयानक जबड़ा उस पर नहीं चला, बल्कि उसकी एक विशाल जीभ स्ट्रीमर को लगातार चाटने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी खुशबू से उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। पर अगले ही पल शायद उस बाघ को वो लड़का बहुत गंदा लगा, इसलिए उसने इंसानों की तरह स्ट्रीमर के ऊपर 2-3 बार थूक दिया। सच में दोस्तों, लाइव स्ट्रीम देख रहे सभी व्यूअर्स तो एकदम हक्के बक्के रह गए। इस सफेद बाघ की हरकतें इतनी ज्यादा इंसानी थी कि अगर ये टाइगर नहीं होता तो कोई भी इसे जीता जागता इंसान ही समझ लेता। अभी लोग हैरानी में डूबे ही थे कि तभी वीडियो में दिख रहे उस सफेद बाघ ने कुछ ऐसा किया जिसे देख सबके होश उड़ गए। उस बाघ की नजरें सीधे होस्ट के हाथ में मौजूद मोबाइल फोन पर टिकी थी और देखते ही देखते उसने अपने पंजों से होस्ट का फोन ही छीन लिया। अब लाइव स्ट्रीम में उस सफेद बाघ का बड़ा सा सिर साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखों में इंसानों वाली एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी और वो खुशी से यहाँ वहाँ उछल लगा। इसके बाद उसने इंसानों की तरह अपना एक पंजा उठाया, पहले होस्ट की तरफ इशारा किया और फिर अपनी तरफ। ये देखकर न सिर्फ वो डरा हुआ होस्ट चकित रह गया, बल्कि लाइव देख रहे तमाम लोग भी दंग रह गए। क्या ये बाघ ये कहना चाहता था कि होस्ट अब उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करे? होस्ट ने भी एक गहरी सांस ली। चलो जो भी हो, कम से कम उसकी जान तो बच गई थी। भले इस बाघ का दिमाग उसकी सोच से कहीं ज्यादा तेज था। इसके बाद उस सफेद बाघ के पीछे पीछे होस्ट तियान शान की पहाड़ियों के और भी गहरे इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। एक घने जंगल को पार करने के बाद वो एक बिल्कुल खुली और शानदार जगह पर पहुंचे। इस नज़ारे को देखकर व्यूअर्स को ऐसा लगा मानो वो किसी स्वर्ग में आ गए हों। ये जगह सच में किसी जादुई दुनिया जैसी थी। वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही विशाल पहाड़ खड़ा था, जो पूरी तरह बादलों और धुंध से ढका हुआ था। वहीं दूसरी तरफ तियान शान के बाहर मौजूद छिन याओ याओ भी अपनी नजरें स्क्रीन पर गड़ाए ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसे यकीन हो गया था कि अगर इस दुनिया में वाकई कहीं अमर देवता या फरिश्ते रहते हैं तो वो जरूर इसी रहस्यमयी जगह पर होंगे। क्या तुम्हें उस स्ट्रीमर की लोकेशन मिल गई? चिन याओ याओ ने अपना सिर उठाकर पास खड़ी जियांग मान की तरफ देखा। जियांग मान ने नामे अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिख रही थी। उसने कहा, हमने दर्जनों हेलीकॉप्टर भेजे और पूरे तियानशान पहाड़ के चप्पे चप्पे को छान मारा, लेकिन हमें वो जगह कहीं नहीं मिली जिसे स्ट्रीमर अपने वीडियो में दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो वो जगह तियानशान में है ही नहीं। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर परेशानी छा गई। उन्होंने पूरे पहाड़ के इलाके का कोना कोना देख लिया था, लेकिन उन्हें वीडियो से मिलती जुलती कोई भी चीज नजर नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग देख रहे थे कि वो सफेद बाघ अब स्ट्रीमर को एक बहुत बड़ी पत्थर की दीवार के पास ले आया है। उस दीवार पर कुछ अजीबोगरीब शब्द खुदे हुए थे। क्या इन रहस्यमयी शब्दों का यहाँ होने का मतलब यह है कि यहाँ भी पौराणिक कल्टीवेशन यानी अमर होने की कोई तकनीक छिपी हुई है? यह सोचकर ही इंटरनेट पर मौजूद अनगिनत लोगों का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर उन्हें कोई ताकतवर तकनीक मिल गई तो इसका मतलब था कि वे भी अमर योद्धा बन सकते हैं। पूरा इंटरनेट इस खबर से दहल उठा था। लोग उस समझदार बाघ, उस जादुई जगह और वहां हो रही अजीब घटनाओं को देखकर दंग थे। तभी अचानक लाइव स्ट्रीम देख रहे करोड़ों दर्शकों की आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। अरे भाई, अब ये क्या हो गया? अभी कुछ देर पहले तक जो आसमान एकदम शांत और खूबसूरत दिख रहा था, वो पल भर में बदल गया और पूरा आसमान 7 रंगों की जादुई रोशनी से भर गया। आसमान में चारों तरफ एक अजीब सी चमक फैली हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो सच में कोई अमर योद्धा उतरने वाला हो। इसी बीच तियानशान पहाड़ियों के दूसरी तरफ एक लड़का लाइव स्ट्रीम देखते हुए बड़ी ही तेजी से जंगलों की गहराई में भागा जा रहा था। इस लड़के का नाम है युवेन चिंगलोंग। भागते हुए वो खुद से कहता है कि इस बार मैं इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। अगर मुझे ये जादुई शक्ति मिल गई
तो मेरी ताइशुआन गोल्ड पावर के साथ मिलकर मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा अमर योद्धा यानी सुप्रीम इमोर्टल बन जाऊंगा। चेंगलोंग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके दिल की गहराइयों से कोई आवाज़ उसे लगातार पुकार रही है, और जैसे जैसे वो तियानशान के करीब पहुंच रहा था वो एहसास और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था। अभी चेंगलोंग आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक हवा को चीरती हुई रोशनी से भरी एक जादुई तलवार उसके सामने आकर रुक गई। उसे देखते ही चेंगलोंग के दिमाग में अपने आप एक नाम गूंजा, झान याओ जियान यानी दानव संहारक तलवार। उसने हैरानी से तलवार की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हारा नाम झान याओ जियान है? वो तलवार मानो चेंगलोंग की बात समझ गई थी। उसने किसी समझदार जीव की तरह चेंगलोंग के सामने अपना सिर हिलाया और उसके चारों तरफ गोल गोल चक्कर काटने लगी। फिर वो तलवार चेंगलोंग के हाथों के ठीक सामने आकर ठहर गई। चेंगलोंग ने जैसे ही उस जादुई तलवार को पकड़ा, एक बहुत ही ताकतवर और विशाल ऊर्जा उसके पूरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ गई। उसी पल चेंगलोंग के दिमाग में पुरानी यादों का एक सैलाब उमड़ पड़ा और उसे एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी जो कभी दूर तो कभी पास लग रही थी। वो आवाज कह रही थी, युवेन चेंगलोंग, मेरे पोते, आखिर तुम आ ही गए। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब ये पूरी दुनिया कांप उठी थी, जमीन डोलने लगी थी, आसमान रोने लगा था और यहाँ तक कि भूत प्रेत भी तुम्हारे सामने सिर झुका रहे थे। तुम उन खूंखार राक्षसों और जानवरों से लड़ने वाले इस दुनिया के सबसे पहले और महान योद्धा हो, अंधेरे से लड़ने वाला सबसे ताकतवर योद्धा। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तभी मुझे तुम्हारे मिशन के बारे में पता चल गया था। ये सुनकर युवेन चेंगलोंग एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर जबरदस्त खुशी छा गई। हार के वक्त जिम्मेदारी संभालना और मुश्किल घड़ी में हुक्म का पालन करना ही असली योद्धा की पहचान है। मैं इस दुनिया के अंधेरे में वो रोशनी हूँ जो इस अंतहीन संसार को रोशन करेगी। युवेन चेंगलोंग को अब पक्का यकीन हो गया था कि वो वाकई में एक चुना हुआ योद्धा यानी द चोजन वन है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम इस वक्त टियान शान पर्वत पर पहुंच चुके हो। यहीं तुम्हें तुम्हारी असली ताकत मिलेगी। जाओ मेरे पोते, तुम ही रोशनी के सबसे पहले सिपाही हो। जैसे ही ये आवाज गूंजना बंद हुई, युवेन चेंगलोंग को अपना सिर चकराता हुआ महसूस हुआ। जब उसने आंखें खोली तो वो वापस उसी पुरानी जगह पर पहुंच चुका था। उसके हाथ में मौजूद वो डेमन स्लेयर स्वॉर्ड अब भी एक खौफनाक और जबरदस्त पावर छोड़ रही थी। तभी तलवार से एक गूंज सुनाई दी और उसमें से 7 रंगों वाली रोशनी चमकने लगी। देखते ही देखते उस तलवार ने युवेन चेंगलोंग को ऊपर उठाया और स्पेस को चीरते हुए पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई। दूसरी तरफ लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में तो जैसे पागलपन छा गया था। लोगों ने देखा कि उनकी आंखों के सामने पूरा पहाड़ अब थरथराने लगा था। आसमान और जमीन के बीच बेहिसाब रोशनी फैल रही थी और बीच बीच में आसमान में बैंगनी रंग की चमक दिखाई दे रही थी। पहाड़ के आखिरी छोर से किसी के दहाड़ने की भयानक आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेहद ही शैतानी और काली ताकत चारों तरफ फैल रही हो, जो मानो सब कुछ निगल जाना चाहती थी। लाइव देख रहे लोग चिल्ला उठे, तेरी की ये क्या हो रहा है? वो अजीब सी काली चीज क्या है? मुझे ये बहुत ही ज्यादा शैतानी महसूस हो रही है। क्या ये वही टियानशान पर्वत का खतरनाक दानव है जिसके बारे में उस रिबॉन वन ने बताया था? कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी और हर कोई बुरी तरह डरा हुआ था। वहीं टियानशान पर्वत पर मौजूद किंग याओ याओ और उसके साथी भी अपनी आंखों के सामने ये खौफनाक मंजर देख रहे थे। ये देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इन तियानशान की पहाड़ियों में ऐसी कोई खौफनाक चीज मौजूद हो सकती है। किंग याओ याओ के चेहरे पर गहरा तनाव था। उन्होंने गंभीर होते हुए कहा, जल्द से जल्द ऊपर के अधिकारियों को खबर भेजो और उन्हें फैसला लेने दो। हमारी मौजूदा ताकत इस खतरे का सामना करने के लिए काफी नहीं है। वो काली और रहस्यमयी ताकत इतनी डरावनी थी कि किन याओ याओ, जिन्होंने ग्रेट सन विजुअलाइजेशन मेथड की महारत हासिल की थी, वो भी इसे महसूस करके अंदर तक कांप उठे थे। तभी अचानक किन याओ याओ ने बड़ी हैरानी से चिल्लाकर वहां से जा रही जियांग मान को रोका और कहा, रुको, जरा उस आसमान की तरफ देखो। क्या तुम्हें वहां कोई परछाई दिख रही है? ये सुनकर जियांग मान भी थोड़ी उलझन में पड़ गई और वीडियो में दिख रहे उस खाली आसमान की तरफ गौर से देखने लगी। तभी अचानक उस शून्य आसमान से एक साया नीचे की तरफ आता दिखाई दिया। उसके पैरों के नीचे एक दिव्य तलवार चमक रही थी जिससे बेहद तेज रोशनी निकल रही थी। तभी फिजाओं में एक आवाज गूंजी, हवाओं पर सवार होकर आया हूँ जमीन और आसमान को छूने के लिए। जैसे ये शब्द खत्म हुए, वहां से एक बहुत ही विशाल तलवार की ऊर्जा यानी स्वॉर्ड की नदी उमड़ पड़ी। उस ताकतवर ऊर्जा ने हवा की लहरों को चीरते हुए सीधा उन पहाड़ों और जमीन के बीच एक भयानक धमाका हुआ। तलवार की उस ताकत ने हवा को किसी समंदर की लहरों की तरह काट दिया और वो लहरें चारों दिशाओं में फैलने लगी। इसकी चपेट में आकर जंगल के अनगिनत पेड़ गिर गए और बड़े बड़े पत्थर चकनाचूर होकर बिखर गए। ये खौफनाक मंजर देखकर वहां मौजूद स्ट्रीमर और उस सफ़ेद बाघ के भी होश उड़ गए और वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। उसी वक्त मोबाइल का लाइव स्ट्रीम भी बंद हो गया और स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो गई। अरे
इतने जरूरी मौके पर ये स्क्रीन ब्लैक क्यों हो गई? लाइव चैट में लोग पागल होने लगे। क्या तुम लोगों ने भी सुना कि कोई चिल्ला रहा था, हवाओं पर सवार होकर जमीन और आसमान को छूने आया हूँ? दूसरा बोला, हाँ मैंने भी बिल्कुल यही सुना। और उन शब्दों के बाद ही आसमान से तलवारें वो विशाल नदी उस काली धुंध को खत्म करने के लिए टूट पड़ी थी। ये तो पक्का कोई अमर देवता यानी इमोर्टल है। हाँ, ये यकीनन कोई देवता ही प्रकट हुआ है जो उस काली धुंध के अंदर छिपी शैतानी ताकत को कुचलने आया है। देखते ही देखते पूरा लाइव स्ट्रीम कमेंट्स से भर गया। पूरी दुनिया में जैसे भूचाल आ गया है। हर कोई इस बात से दंग है कि आखिर एक असली अमर यानी इमॉर्टल सबके सामने आ ही गया। इस एक पल ने लोगों के सोचने का नजरिया ही बदल दिया है। सालों से चली आ रही साइंस की सारी थ्योरीज आज एक झटके में ढेर हो गई हैं। इंटरनेट पर मौजूद अनगिनत लोग और देश की बड़ी बड़ी ताकतें अपने अपने सोर्सेज से इस बारे में जानकारी जुटाने में लग गई हैं। यहाँ तक कि देश के बड़े लीडर्स और हाई लेवल अफसर भी इस नज़ारे को देखकर पूरी तरह सुन्न पड़ गई हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि आखिर तियान शान के पहाड़ों में क्या चल रहा है। अब उनके पास बस तियान शान से आने वाली अगली खबर का इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इसी बीच एक कॉलेज स्टूडेंट की नज़र जब उन अजीबोगरीब अक्षरों पर पड़ी तो उसे अचानक अपने पुराने घर की याद आई। उसे याद आया कि उसके गांव में एक पुराना पत्थर का खंबा है जिस पर बिल्कुल वैसी ही लिखावट खुदी हुई है। ये स्टूडेंट चांगबाई पहाड़ों के पास के एक इलाके का रहने वाला था। जब उसने इंटरनेट पर वायरल हो रही इस तस्वीरों से अपने गांव वाले पत्थर का मिलान किया तो वो हैरान रह गया। ये अक्षर बिल्कुल वही थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो इन अक्षरों को पढ़ना भी जानता था। जैसे ही उसने ये खबर सोशल मीडिया पर डाली, उसके लाइव स्ट्रीम में करोड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कमेंट्स की जैसे बाढ़ आ गई हो और लोग उस पर लगातार पैसों और डोनेशन की बरसात करने लगे। वो लड़का कहने लगा, मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों, आज मैं आपको अपने उस गांव के बारे में बताऊंगा जो चांगबाई पहाड़ों की गहराइयों में बसा है। हमारे पुरखे सदियों से यहीं रहते आए हैं। हम लोग शायद ही कभी गांव से बाहर जाते हैं और हमारा पूरा जीवन इन्हीं पहाड़ों पर निर्भर है। आज मैं आपको जिस पत्थर के बारे में बताने जा रहा हूँ, कहा जाता है कि वो यहाँ हजारों सालों से मौजूद है। वक्त बदला, मौसम बदले और सदियां बीत गई, लेकिन इस पत्थर पर आज तक एक खरोंच भी नहीं आई है। इतना कहते ही जियांग है ने अपना कैमरा सामने रखे एक विशाल पत्थर की तरफ घुमाया। उस पत्थर पर वाकई वही रहस्यमयी अक्षर खुदे हुए थे जिनके बारे में उस पुनर्जन्म लेने वाले शख्स ने बताया था। क्या यही वो अमर देवताओं की भाषा है? क्या इस पत्थर पर अमर होने की कोई जादुई टेक्निक या कोई गुप्त विद्या लिखी हुई है? दोस्तों, एक्साइटमेंट लेवल एकदम हाई है। सब कह रहे हैं कि स्ट्रीमर भाई अब बकवास बंद करो और जल्दी से ट्रांसलेट करना शुरू करो। मेरा अमर सफर अब यहीं से शुरू होता है। लाइव स्ट्रीम में लोगों की जिद देखकर जांग है ने बिना देर किए उस पत्थर की तख्ती की तरफ देखा और उसे ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। हजारों साल बीत चुके हैं जब मैंने आखिरी बार अपने कदमों के निशान छोड़े थे। इन हजारों सालों के दौरान मैंने पूरी दुनिया का सफर किया और अपनी सभी खोजों और कल्टीवेशन तरीकों को रिकॉर्ड किया। मैंने तियान शान के पहाड़ों में 10 कल्टीवेटर खानदानों को तैयार किया है ताकि वे राक्षसों के खिलाफ लड़ने वाले पहले योद्धा बन सकें। मैंने कुनलुन के पहाड़ों में एक अमर जादुई खजाना भी छोड़ा है जो कुदरत की ताकत के बीच धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। यही नहीं, मैंने पश्चिमी देशों यानी इजिप्ट की धरती पर भी लोगों को शिक्षा दी। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पिरामिड बनाए ताकि वे बुरी आत्माओं को कैद कर सकें। मैंने बहुत सारे चेले बनाए और आज वे पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि वे सभी आने वाली क़यामत के वक्त दुनिया को बचाने में अपना योगदान देंगे, क्योंकि यह इंसानों की आपसी जंग नहीं है बल्कि यह इंसानों और दूसरी खतरनाक प्रजातियों के बीच का महायुद्ध है। इस घड़ी में हर इंसान को इस जंग के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा। आखिरकार मैं फिर से इसी मिट्टी पर लौट आया हूँ। मेरी आंखों में आंसू क्यों भरे हैं? शायद इसलिए क्योंकि मुझे अपनी इस मिट्टी से बेइंतहा मोहब्बत है। अब मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी जिंदगी का सफर अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। सीधे शब्दों में कहूँ तो अब मेरी मौत का वक्त आ गया है। जैसे ही जांग है ने ये आखिरी लाइन पड़ी, पूरा लाइव स्ट्रीम चैट जैसे फट पड़ा। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लोग चिल्लाने लगे, नहीं ये मुमकिन नहीं है, मुझे यकीन नहीं होता, वो कैसे मर सकते हैं? आप तो एक अमर इंसान है, भला एक अमर की मौत कैसे हो सकती है? आपको तो अभी हमें बचाना है और इस दुनिया की रक्षा करनी है। उस पल मेरी आंखों से भी अनजाने में आंसू टपक पड़े। समझ नहीं आ रहा कि यह पल इतना दुख भरा क्यों लग रहा है। हजारों सालों तक जिंदा रहने वाला एक महान योद्धा क्या आखिर में इस तरह दुनिया से चला जाएगा? सीनियर, आपने हमारे लिए जितना किया है वो काफ़ी है। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए अनगिनत निशान छोड़े हैं और ये सभी निशान भविष्य की जंग के लिए बेहतरीन रणनीतियां साबित होंगे। इस पल इंटरनेट पर मौजूद अनगिनत लोगों की आंखें अपने आप नम हो गई। उन्हें इस पुनर्जन्म लेने वाले शख्स की पूरी जिंदगी का जुनून महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही मकसद के लिए थी,
और वो था मानव जाति को आने वाले कयामत के दिन से बचाना। अपनी आखिरी सांस तक वो इसी इरादे पर टिका रहा। ऐसी इच्छा शक्ति भला किसका दिल नहीं पिघलाएगी। कोई कैसे उसकी तारीफ किए बिना रह सकता है। अनुवाद करते समय जियांग है की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। भले ही ये लोग इस योद्धा को नहीं जानते थे और इनके बीच हजारों सालों का फासला था, फिर भी वे उसके इरादों को गहराई से महसूस कर पा रहे थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी चुपचाप इंसानियत के लिए कुर्बान कर दी थी और उसका ये योगदान इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। इस वक्त सिया देश के हाई लेवल मिलिट्री हेडक्वार्टर में किन याओ याओ और बाकी सभी अफसरों ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरों पर उदासी साफ दिख रही थी। क्या इतना ताकतवर होने के बावजूद ये योद्धा आखिरकार अपनी किस्मत के आगे हार मान रहा है। लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स की बाढ़ आ गई और पूरी स्क्रीन मैसेजेस से भर गई। लोग कह रहे थे, होस्ट क्या इसके आगे कुछ और नहीं है? वो महान योद्धा कैसे मर सकते हैं? मुझे यकीन नहीं होता। जल्दी आगे का अनुवाद करो। जल्दी। लोगों की बातें सुनकर जियांग है ने अपनी भावनाओं को संभाला और एक बार फिर उस काले पत्थर के शिलालेख की तरफ देखा। पत्थर पर लिखा था, मेरे लिए मौत डरावनी नहीं है, बस अफसोस इस बात का है कि मैं उस दिन को नहीं देख पाया जब इंसानों ने उन बाहरी दुश्मनों को पूरी तरह हरा दिया होगा। शायद मेरी जिंदगी का यही इकलौता पछतावा है। इन हजारों सालों के सफर में मैंने खुद से कई बार सवाल किया कि क्या ये सब करना सही था, क्या ये सब वाकई इसके लायक था? और मेरा दिल कहता है कि हाँ, ये सब कुछ करना बिल्कुल सही था। बस मन के किसी कोने में आज भी एक तन्हाई महसूस होती है। जब मैं पहुंचा ऊंचाई पर खड़े होकर मुझे एहसास हुआ कि मैं हमेशा से ही बहुत अकेला हूँ। मुझसे बात करने वाला कोई नहीं है। इस ठिठुरती ठंड ने मुझे कंपा दिया है। आखिर मैं इतनी ऊंचाई पर खड़ा होकर क्या हासिल करना चाहता हूँ? आने वाले भविष्य में इंसानियत को इन खूंखार जानवरों द्वारा पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। हमारे पास अफसोस करने का भी समय नहीं होगा। बस हर रोज सोकर उठना और उन दरिंदों और उस अंधेरे भविष्य के खौफ का सामना करना ही हमारी किस्मत होगी। मेरी पूरी जिंदगी की ये प्लानिंग अगर इंसानियत को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर सके तो यही मेरे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी। आने वाली पीढ़ी के लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो। हर किसी के पास चमकने का अपना एक मौका होता है। जाओ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से जो कल्टीवेशन टेक्निक्स, अमर होने की कला और जादुई शक्तियां बनाई हैं, उन्हें दुनिया के कोने कोने में फैला दिया है। तुम उन्हें ढूंढ लोगे। इस ताकत का इस्तेमाल उस आने वाली कयामत का मुकाबला करने के लिए करना। और अब मैं भी अपनी आखिरी जंग लड़ने जा रहा हूं। अगर मैं कामयाब रहा तो मैं खुद अगले युग का गवाह बनूंगा। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जियांग हे ने आखिरकार उस पत्थर पर लिखे पूरे मैसेज का अनुवाद कर दिया था। इसे सुनते ही लाइव स्ट्रीम देख रहे नेटिजन्स के तो होश ही उड़ गए। मैं ऊंचाई पर अकेला खड़ा हूँ। ये सर्दियां मुझे कंपा रही हैं। कोई मुझसे बात करने वाला नहीं भाई। ये तो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये शब्द सीधे उस सीनियर के दिल की गहराई से निकले हैं। जब आपकी ताकत शिखर पर पहुंच जाती है और आप हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं तो कोई भी आपकी उस तन्हाई को नहीं समझ सकता। वाकई हजारों सालों की ये मेहनत सिर्फ इसलिए थी ताकि भविष्य के इंसान उन शैतानी जानवरों के खिलाफ लड़ने की ताकत रख सके। आखिर उन्होंने इतने लंबे समय तक खुद को कैसे संभाला होगा? अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं इसे नजरअंदाज कर देता, क्योंकि कयामत तो हजारों साल बाद आने वाली थी। थू है तुम जैसे लोगों पर। तुम जैसे लोग ही उस तबाही में सबसे पहले मरोगे। क्या तुम लोगों ने असली बात पर ध्यान दिया? सबसे जरूरी बात तो ये है कि सीनियर ने अनगिनत कल्टीवेशन टेक्निक्स और जादुई शक्तियों को पूरी दुनिया में फैला दिया है। ये एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, उस रिकॉर्ड के आखिरी हिस्से में कुछ और भी लिखा हुआ था। सीनियर ने अपनी जान दांव पर लगाने का फैसला किया है और ऐसा लगता है कि उनके पास जिंदा बचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर है। जी हाँ, इसका मतलब है कि इस बात की पूरी उम्मीद है कि सीनियर अभी मरे नहीं हैं। सीनियर जिंदा हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। वो उस दिन को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं जब हम इंसान इन भयानक राक्षसों को हराने में कामयाब होंगे। वाकई इस बात के पूरे चांस हैं कि सीनियर अब भी हमारे बीच हैं और उनका जिंदा होना ही हमारे लिए सबसे बड़ी राहत है। वो सच में महान है और उनका इरादा उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें आगे की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सीनियर ने अपने पीछे जो बातें और संदेश छोड़े हैं उनमें उन्होंने कल्टीवेशन यानी सोलिंग के अनगिनत तरीके बताए हैं। भाइयों, अब हमें निकलना होगा क्योंकि इंसानियत को बचाने का मिशन अब हमारी ही पीढ़ी के हाथों में है। तभी लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में मैसेज की बाढ़ आ गई। कुछ लोग लिख रहे थे, पागल हो क्या? बेवकूफ़ों की टोली, क्या तुम लोग सच में कल्टीवेशन जैसी बातों पर यकीन कर रहे हो? तुम सब के सब बुद्धू हो। लाइव स्ट्रीम में दर्शकों के कमेंट्स लगातार ऊपर जा रहे थे। ज़्यादातर लोग इस डायरी के खुलासे से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश थे। उन्हें उस रिबॉर्न यानी पुनर्जन्म लेने वाले शख्स की बातों पर पूरा भरोसा था। उन्हें यकीन था कि दुनिया के अंत का समय आने वाला है और कल्टीवेशन की ताकतें हकीकत में मौजूद हैं। उधर हेडक्वार्टर में मौजूद बड़े बड़े देशों के ऊंचे अधिकारियों के चेहरे गंभीर हो गए, काफ़ी देर तक एक दूसरे की तरफ देखने के बाद।
आखिर में एक बुजुर्ग अधिकारी धीरे से बोले, ग्रुप लीडर किन, आप यहाँ मौजूद इकलौती ऐसी इंसान है जो कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रही हैं। सबसे पहले आप हमें बताइए कि इस बारे में आपका क्या सोचना है। ये सुनकर किन याओ याओ की खूबसूरत आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने कहा, कल्टीवेशन की टेक्निक सच में होती है या नहीं? मुझे लगता है कि इस पर अब और चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सबसे ज़रूरी वो जादुई कल्टीवेशन के तरीके हैं जो सीनियर ने हमारे लिए छोड़े हैं। सीनियर के रिकॉर्ड्स के मुताबिक उन्होंने दुनिया के हर कोने में अनगिनत पावरफुल टेक्निक्स और जादुई शक्तियां फैला दी हैं। दूसरे देशों की बात अभी छोड़ भी दें तो हमारे देश में भी ऐसी कल्टीवेशन टेक्निक्स की कोई कमी नहीं होने वाली है। और अब हमें हर हाल में इन कल्टीवेशन के तरीकों को खोजना होगा ताकि हम आने वाले दुश्मनों का डटकर मुकाबला कर सके। जैसे ही यह बात कही गई, वहां मौजूद सभी लोग सहमति में अपना सिर हिलाने लगे। असल में चिन याओ ने जो बात कही थी वो वाकई इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत थी। अब जब सब लोग राजी हो चुके थे तो फैसला लिया गया कि ग्रुप लीडर चिन की योजना के मुताबिक ही काम किया जाएगा। इसी के साथ आम लोगों के बीच अब उन अमर शक्तियों यानी इमोटल्स के किस्से इतनी तेजी से फैल रहे थे कि अब उन्हें दबाना मुमकिन नहीं था। जब इन खबरों को रोका ही नहीं जा सकता तो बेहतर है कि इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाए। क्या पता आम जनता के बीच से ही हमें कोई बड़ा सरप्राइज देखने को मिल जाए। कुछ देर सोचने के बाद उस बुजुर्ग ने आखिरकार अपना फैसला सुना ही दिया। अब इंटरनेट से लेकर गलियों तक हर जगह इन अमर इंसानों की चर्चाएं हो रही थी। जाहिर है कुछ लोग इन बातों पर यकीन कर रहे थे तो वहीं बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इसे पूरी तरह बकवास मान रहे थे। आखिर सालों से साइंस पढ़ने वाले लोग अचानक यह कैसे मान ले कि कल्टीवेशन का दौर वापस आ गया है और अब हर कोई चुटकी बजाते ही दुनिया तबाह करने की ताकत रख पाएगा। उनका यकीन न करना भी लाजमी था। पर चाहे जो भी हो, वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। चांगबाई पहाड़ पर मिले उस प्राचीन पत्थर के शिलालेख की खोज और उसे समझने के बाद लोग काफी जोश में आ गए थे। उस पत्थर पर लिखी बातों ने लोगों को इतना प्रेरित किया कि उन्होंने चोरी छिपे बड़े पहाड़ों और पुराने खंडरों में उन अमर शक्तियों के सुराग ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे जैसे लोगों का ध्यान इस स्पिरिचुअल एनर्जी के वापस आने की खबरों पर बढ़ा, इंटरनेट पर भी ऐसी कई अजीबोगरीब घटनाएं सामने आने लगी जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक यूजर ने लिखा, क्या आप जानते हैं, मेरा पालतू मुर्गा जो पिछले 7-8 साल से मेरे पास है, उसने अचानक चावल खाना बंद कर दिया है। जब मैं उसे दाना खिलाने गया तो उसने मुझे ऐसी हिकारत भरी नज़रों से देखा जैसे वह मुझे बहुत नीचा समझ रहा हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक मुर्गा मुझे इस तरह इग्नोर कर सकता है। वहीं दूसरे ने बताया, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा बूढ़ा कुत्ता जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर था वह अचानक पूरी तरह ठीक हो गया है। उसकी भूख बहुत बढ़ गई है और अब वह पहले से कहीं ज़्यादा समझदार और चालाक लगने लगा है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि अब ये मेरी हर बात समझने लगा है और सारे ऑर्डर्स भी बखूबी फॉलो कर रहा है। भाई मुझे तो तुम लोगों से जलन हो रही है क्योंकि यहाँ जिहुआ माउंटेन पर हर सुबह मुझे किसी अजीब और डरावनी धाड़ की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी बहुत ही ताकतवर जंगली जानवर की आवाज़ हो। सरकार ने जांच के लिए अपनी टीम भी भेजी थी पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया और आखिर में मामला वहीं रफा दफा हो गया। इतना ही नहीं, मेरे गांव में 1000 साल पुराना एक पेड़ था जो कई सालों पहले पूरी तरह सूख चुका था। लेकिन भाई कमाल तो तब हो गया जब पिछले दिनों हुई भारी बारिश और बिजली कड़कने के बाद अगली ही सुबह वो पेड़ अचानक से पूरा हरा भरा हो गया। आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या ये वाकई स्पिरिचुअल एनर्जी की वापसी है? लोग कहते हैं कि हमें इन भूत प्रेत वाली बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन इस वक्त इंटरनेट पर तो जैसे तूफान आ गया है। हर कोई अपने आसपास हो रही इन अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बता रहा है। ताइहांग, जिहुआ, तियानशान, लोंगहू और कुनलुन जैसे बड़े पहाड़ों के साथ साथ कई ऐतिहासिक जगहों और दूर दराज के गांवों में भी कुछ ना कुछ अजीब देखा जा रहा है। ये सारी रहस्यमयी घटनाएं शायद इस बात का इशारा दे रही हैं कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये सब सिर्फ चीन के इलाकों तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में फैल रहा है। यहाँ तक कि साउथ एशिया के भारत से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ किसी ने एक बहुत ही विशालकाय जीव को देखा है। जापान में भी कुछ लोगों ने लेजेंडरी 9 सिरों वाले सांप को देखने का दावा किया जो वहां की पुरानी कहानियों वाले आमातेरासु ओरोची जैसा लग रहा है। इस खबर ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। वहीं साउथ ईस्ट एशिया के घने पहाड़ों में किसी ने 10 मीटर ऊंचा एक विशाल टाइगर देखा है जिसके शरीर पर उड़ने के लिए बड़े बड़े पंख भी थे। सेंट्रल एशिया की बात करें तो वहां अफवाह उड़ी है कि हजारों साल पहले मर चुकी एक मम्मी फिर से इस दुनिया में वापस लौट आई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि यूरोप, ओशिनिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जैसे हर इलाके से ऐसी ही कई अजीबोगरीब और डरावनी घटनाएं सामने आ रही हैं। हर देश की सरकार ने फौरन अपनी पुलिस फोर्स को जांच के लिए भेजा, लेकिन आखिर में किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। ये सारी घटनाएं किसी बड़े खतरे का इशारा दे रही थी और पूरी दुनिया में एक साथ ऐसी अजीब चीजें होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। इसी वजह से दुनिया भर के
करोड़ों लोग सोशल मीडिया और अलग अलग वीडियो ऐप्स पर अपनी राय दे रहे हैं। हर कोई यही प्रेडिक्शन कर रहा है कि शायद अब दुनिया का अंत यानी डूम्सडे आने वाला है। लेकिन इन सब के बीच सिया देश के इंटरनेट यूजर्स काफ़ी शांत नज़र आ रहे हैं। वो बाकी देशों के लोगों की तरह शोर मचाने के बजाय सबको यही समझा रहे हैं कि हमें साइंस पर भरोसा रखना चाहिए। उनके हिसाब से साइंस ही इस दुनिया की सबसे बड़ी पावर है और ये भूत प्रेत या जादुई चीज़ें सब झूठ हैं। पर असल में बाहरी दुनिया के लोगों को ये नहीं पता कि दुनिया के अंत को लेकर सबसे ज़्यादा फिक्रमंद खुद सिया देश के लोग ही हैं। वहीं दूसरी तरफ साइंस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करने वाला और इसी के दम पर दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने वाला ओशन नेशन भी इन कयामत की बातों को मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने तुरंत एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया और लोगों को सख्त हिदायत दी कि दुनिया का अंत कभी नहीं होगा और ये सब बातें पूरी तरह से फेक हैं, चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो जाएं। वहां ओशन कंट्री ने भी अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी दे दी थी, जिसकी वजह से दुनिया के बहुत से लोगों ने चैन की सांस ली। आखिर ओशन कंट्री को दुनिया का लाइट हाउस माना जाता है और लोगों को लगता था कि उनकी कई बात कभी गलत नहीं हो सकती। इसी वजह से दुनिया के बाकी देशों को भी ये सभी लगने लगा कि ये सब बस एक दिखावा है और असल में कयामत जैसा कोई भी डूम्सडे इवेंट नहीं होने वाला है। धीरे धीरे दुनिया भर के कर्म ने हमारे सानेट पर फैल रही इन अजीबोगरीब खबरों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उन्हें इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन सब पर यकीन कर रहे थे। उनका मानना था कि भगवान का अस्तित्व है और दुनिया में हो रही ये अजीब घटनाएं असल में ऊपर वाले की तरफ से दी जाने वाली कोई सजा है। लेकिन ऐसे लोग गिनती में बहुत ही कम थे। दूसरी तरफ दुनिया में घट रही इन तमाम घटनाओं पर हमारे देश के हाई लेवल अधिकारी भी पूरी नज़र बनाए हुए थे। उन्होंने दुनिया भर के इन अजीब मामलों का डेटा इकट्ठा किया और तुरंत आम जनता के डर को शांत करने की कोशिश की। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। सरकार बहुत ही तेजी के साथ बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियारों का प्रोडक्शन कर रही थी। न्यूक्लियर वेपन्स, थर्मोबैरिक बॉम्ब्स, लेटेस्ट छठी जनरेशन के फाइटर जेट्स और खतरनाक पावर वाले सोल्जर वेपन्स को पूरी ताकत के साथ तैयार किया जा रहा था। साथ ही देश के टॉप लीडर्स ने नेशनल सिक्योरिटी का एक सबसे बड़ा डिपार्टमेंट बनाया, जिसमें मिलिट्री, एबिलिटी ग्रुप और बड़े सरकारी अधिकारी तीनों ने हाथ मिला लिया। दिखावे के लिए तो ये कहा गया कि इसे विदेशी खतरों से निपटने के लिए बनाया गया है, लेकिन असलियत में इसका मकसद दुनिया में आने वाली भविष्य की तबाही का सामना करना था। इस संकट की घड़ी में देश के बड़े अधिकारियों ने जबरदस्त फुर्ती दिखाई। इस नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने पूरे देश से सबसे टॉप लेवल के स्पेशल सोल्जर्स को एक जगह इकट्ठा किया, जिनकी फिजिकल कंडीशन पूरे देश में सबसे बेहतरीन थी। उन सभी को सीक्रेट तरीके से एक गहरे पहाड़ के बीच ले जाया गया, जहां हर रोज भारी मात्रा में जड़ी बूटियों का सेवन करने और खास औषधीय पानी में नहाने के बाद उन सभी को हर रोज लियन छी जुए नाम की एक कल्टीवेशन टेक्निक का अभ्यास करना पड़ता था। जैसे ही उन्होंने इस तथाकथित लियन छी जुए की प्रैक्टिस शुरू की, उन्हें एहसास हुआ कि उनका शरीर हर दिन एक खौफनाक रफ्तार से ताकतवर होता जा रहा है। अब आलम यह था कि कुछ लोग तो हजारों किलो के भारी पत्थरों को बड़ी आसानी से उठा पा रहे थे और आधे मीटर चौड़े विशाल पेड़ों को महज एक घूंसे में जड़ से उखाड़ कर नीचे गिरा देते थे। यह सब देखकर वहां मौजूद अनगिनत लोग दंग रह गए। पहाड़ों की गहराई में हजारों सबसे काबिल सोल्जर्स लगातार ट्रेनिंग कर रहे थे और उनकी ताकत हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। इस नज़ारे को देखकर इस आर्मी के टॉप कमांडर जनरल झो वेई गुओ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने पास खड़े कुछ लोगों की तरफ देखा और कहा, यह लियन छी जुए वाकई में एक खौफनाक कल्टीवेशन टेक्निक है। ना जाने इसे बनाने वाले हमारे पूर्वजों के पास कितनी भयानक शक्तियां रही होंगी। यह सुनकर पास खड़े छिन याओ याओ, ये फान और जियांग हे के चेहरे गंभीर हो गए। ये फान और जियांग हे को हाल ही में सरकार द्वारा यहाँ बुलाया गया था ताकि वो इस सीक्रेट फोर्स के बारे में जानने वाले कुछ खास गवाहों में शामिल हो सकें। शुरुआत में इन दोनों को भी अमर होने की कला और दुनिया में दोबारा लौट रही जादुई ऊर्जा यानी स्पिरिचुअल एनर्जी पर काफ़ी शक था, लेकिन यहाँ आने के बाद उनके होश उड़ गए। वो पुरानी कब्रों को एक्सप्लोर करने वाली मशहूर स्ट्रीमर छिन याओ याओ, उसने अपने हाथ के एक मामूली इशारे से एक छोटी पहाड़ी को राख के ढेर में बदल दिया था। यह देखकर उन दोनों का कलेजा कांप गया। उन्हें समझ आ गया कि सरकार ने इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया था, बल्कि वो तो बहुत पहले से ही अंधेरे में रहकर इन सब की तैयारी कर रही थी। इस बार उन्हें यहाँ बुलाने का असली मकसद यह था कि सिर्फ वो दोनों ही उन अजीबोगरीब प्राचीन शब्दों को पढ़ और समझ सकते थे। सरकारी विभागों ने पिछले कुछ दिनों की गुप्त खोजबीन और जांच पड़ताल के बाद ऐसी कई पुरानी तकनीकों और कलाओं को इकट्ठा कर लिया था। ये सारी जानकारी इसी प्राचीन भाषा में लिखी गई थी और इसीलिए इन दोनों को यहाँ इन शब्दों का मतलब समझाने के लिए बुलाया गया था। इस रिफाइनिंग आर्ट की तकनीक उन्हें एक पन्ने का अनुवाद करने के बाद ही मिल गई थी और सच कहूँ तो
इस तकनीक ने किसी को भी निराश नहीं किया। इसने उन स्पेशल फोर्स के सिपाहियों के शरीर के हर अंग को इतना ताकतवर बना दिया था कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। अब ये सिपाही पहले जैसे नहीं रहे थे, बल्कि उनका पूरा शरीर ही विकसित होकर बदल चुका था। आप कह सकते हैं कि ये लोग अब साधारण इंसानों से बिल्कुल अलग एक नई प्रजाति बन चुके थे, और ये सब मुमकिन हुआ था उस रिफाइनिंग आर्ट की वजह से। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इसे सीखना बहुत आसान था, लेकिन इसकी ताकत की कोई सीमा नहीं थी, इसलिए इसे बड़े पैमाने पर सेना में फैलाया जा सकता था। ये फान ने जनरल झाओ की तरफ देखते हुए गंभीर लहजे में कहा, जनरल, भले ही ये तकनीक बहुत ताकतवर है, लेकिन हमें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में जब दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आएगी और वो डार्क डूम्सडे शुरू होगा, तो हालात बहुत बुरे होंगे। यहाँ तक कि वो महान हस्ती भी उस आने वाले खतरे से डरी हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य की दुनिया कितनी खौफनाक होने वाली है। हमें इससे भी कहीं ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। ये फान की बात सुनकर जनरल का चेहरा भी सख्त हो गया। जियांग हे ने भी चिंता जताते हुए कहा, बिल्कुल सही, माना कि हमने हजारों सुपर सोल्जर्स की एक फौज तैयार कर ली है और हमारे पास टीम लीडर चिन जैसी खुदा के बराबर ताकत रखने वाली शख्सियत है, लेकिन हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। अगर हमारी छानबीन गलत नहीं है तो पड़ोसी देशों में सैकड़ों मीटर लंबे विशालकाय सांप देखे गए हैं। शायद हमारे ये सुपर सोल्जर्स और लीडर चिन की ताकत भी उनके सामने कम पड़ जाए। जियांग हे की बात सुनकर जनरल झाऊ की मुस्कुराहट गायब हो गई और उनके चेहरे पर गहरी चिंता छा गई। उन्होंने एक ठंडी आ भरते हुए कहा, ये बात तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन दुनिया में आने वाली इस बड़ी तबाही को रोकना अब हमारे बस में नहीं है। अब हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा है कि हम अपनी पूरी ताकत और देश के सारे रिसोर्स इकट्ठा करके जल्द से जल्द एक सुपर यूनिट तैयार करें, ताकि इस बड़े खतरे का सामना किया जा सके। जनरल चो की ये बात सुनकर चिन याओ याओ, ये फान और जियांग हे ने एक ठंडी आह भरी। वो जानते थे कि जनरल बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसके अलावा फिलहाल उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब उन्हें मौजूदा रिसोर्स का इस्तेमाल करके ही अपनी सबसे ताकतवर फौज खड़ी करनी थी। दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया और इजिप्ट जैसे देशों में भी आजकल अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। हालांकि इन खबरों को दबाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग इन सब पर यकीन कर रहे थे। ऐसा ही एक बहुत पुराना खानदान है, अरशद फैमिली। कहा जाता है कि ये परिवार पिछले हजारों सालों से चला आ रहा है। वक्त के साथ दुनिया कितनी भी क्यों ना बदल गई हो, लेकिन ये परिवार हर मुश्किल दौर में खुद को सलामत रखने में कामयाब रहा है। इस वक्त अरशद फैमिली के एक सीक्रेट में खानदान के 10 से ज़्यादा बड़े मेंबर्स बेहद गंभीर चेहरा लिए बैठे थे। तभी इस पुराने खानदान के मुखिया पीटर अरशद ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, तुम सब ने दुनिया भर में हो रहे इन बदलावों को देख ही लिया होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पूर्वजों ने जो चेतावनी छोड़ी थी वो एकदम सच है। ये दुनिया अब सच में कयामत की तरफ बढ़ रही है। पीटर ने आगे कहा, जब दुनिया में अजीबोगरीब जानवर और डरावने मंजर दिखने लगे तो समझ लेना कि कुदरत की जादुई ताकत यानी स्पिरिचुअल की फिर से लौट रही है और खतरनाक दानव जाग रहे हैं। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे उतर गए। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। हजारों सालों से ये परिवार सिर्फ अपने पूर्वजों के उसूलों की वजह से टिका हुआ था, जिनका मानना था कि उन्हें बाहरी दुनिया के मामलों में कभी दखल नहीं देना चाहिए। अपनी इसी खामोशी और कुदरती ताकतों की वजह से ये खानदान अब तक बचा हुआ था। ये लोग एक खास तरह की कुर्बानी वाली ताकत का इस्तेमाल करके आम इंसानों से कहीं ज़्यादा पावर हासिल कर सकते हैं। इनके शरीर की बनावट भी पूरी तरह बदल चुकी है, जिसकी वजह से इस खानदान का हर शख्स लगभग 62 साल तक जी सकता है। आज की दुनिया के हिसाब से तो ये बात सोचना भी बिल्कुल नामुमकिन है। तभी 11 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की ने सवाल किया, लीडर, हमारे पूर्वजों की भविष्यवाणियों ने आने वाले वक्त को पहले ही देख लिया था, लेकिन अब हमें इसका सामना कैसे करना चाहिए? अगर पूर्वजों की कही बात सच हुई और दुनिया में कयामत आ गई तो सिर्फ हमारी फैमिली ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इंसानियत खत्म हो जाएगी। अलीशा नाम की इस लड़की की खूबसूरती यूरोपियन लोगों से काफ़ी अलग और शानदार थी। जैसे ही पीटर ने यह बात सुनी, सबकी आंखों में एक उम्मीद की चमक आ गई। उसने कहा, ईस्ट का वो महान देश शिया कंट्री, वहाँ अब कुदरत के बदलावों की वजह से सब कुछ बदलने वाला है। अलीशा, तुम हमारी फैमिली की इकलौती ऐसी मेंबर हो जिसे पूर्वजों ने पसंद किया है, इसलिए अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उस महान देश में जाओ। शायद वहीं हमें पूरी दुनिया को बचाने का कोई रास्ता मिल जाए। पीटर अशाद की ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग अलीशा की तरफ देखने लगे, जिसका चेहरा बिल्कुल ईस्टर्न लोगों जैसा था। ये सुनकर अलीशा की आंखों में एक पक्का इरादा दिखा और उसने बड़े सम्मान के साथ जवाब दिया, लीडर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ये मिशन जरूर पूरा करूंगी। हमारा अशाद खानदान इस दुनिया में हमेशा कायम रहेगा। ये सुनकर सबने अपना सिर हिलाया और पीटर ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम जितनी जल्दी हो सके वहां के लिए निकल जाओ।
बिना किसी देरी के अब तुम्हें शिया देश के लिए निकल जाना चाहिए, और याद रखना हमारी वो पवित्र किताब यानी होली बुक अपने साथ ले जाना मत भूलना। ये वही किताब है जो उस महान शख्स ने हमें सौंपी थी, पर बदकिस्मती से हमारे परिवार में जो लोग इस भाषा को पढ़ना जानते थे उनकी एक हादसे में मौत हो गई, और अब हम इसे खुद नहीं समझ सकते। पीटर अरशद ने अलीशा से कहा, शायद उस रहस्यमयी देश में कोई ऐसा मिल जाए जो इस लिखावट को पहचान सके। अलीशा ने भी सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गई। पूरी दुनिया को इस बात की भनक तक नहीं थी कि जब बाकी लोग इस बहस में उलझे हुए हैं कि दुनिया का अंत यानी डूम्सडे सच है या सिर्फ एक अफवाह, तब मध्य एशिया के एक रहस्यमयी परिवार ने पहले ही सिया देश में अपने लोग भेजना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि खुद सिया देश को भी इस बात का अंदाजा नहीं था। इस वक्त सिया देश चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा हो ताकि वो आने वाले खतरे से अपने देश और लोगों की रक्षा कर सके। तभी सिया देश के तियानडू एयरपोर्ट पर एशिया और मिडिल ईस्ट के मिक्स लुक वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की फ्लाइट से नीचे उतरती है। उसे देखते ही एयरपोर्ट पर मौजूद सभी लोगों की नजरें उस पर टिक गईं, क्योंकि उसका यह अनोखा अंदाज वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी अलग और अट्रैक्टिव था। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि इजिप्ट के अरसद परिवार की वारिस अलीशा थी। अलीशा ने लोगों की भीड़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ अपना मिशन चल रहा था। उसका यहाँ आने का मकसद सिर्फ एक ही था, और वो था उस इंसान के सुराग ढूंढना जिसके बारे में उसके पूर्वजों ने जिक्र किया था। एक अनजान देश में अकेले ये सब करना अलीशा के लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, यानी अपने पैसों की पावर। उसने फ़ौरन ढेर सारे इंटरनेट डिवाइसेस और गैजेट्स खरीदे ताकि वो अपना सर्च ऑपरेशन शुरू कर सके। अलीशा ने सोचा था कि शायद इस देश के इंटरनेट पर उसे कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने शिकागो के नेटवर्क में कदम रखा उसके होश उड़ गए। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि दुनिया में होने वाले इन बड़े बदलावों के बारे में शिकागो को सबसे पहले पता चल चुका होगा। यहाँ तक कि उसके पास जो खानदानी पवित्र ग्रंथ था उसकी रहस्यमयी भाषा भी शिकागो के इंटरनेट पर पहले से ही फैल रही थी। अलीशा यकीन नहीं कर पा रही थी कि इस रहस्यमयी देश में सचमुच कोई ऐसा भी है जो उस पवित्र ग्रंथ के शब्दों को पहचानता है। जब उसने इंटरनेट पर शिन याओ याओ का लाइव स्ट्रीम वीडियो देखा और ये फान को उन लीजेंडरी रीइंकार्नेटर्स यानी पुनर्जन्म लेने वालों के बारे में समझाते हुए सुना, तो अलीशा का दिल दहल गया। इमॉर्टल, रीइंकार्नेटर्स, स्पिरिचुअल की रिकवरी और आने वाली डार्क कयामत, इन सारी जानकारियों ने अलीशा के दिमाग को सुन कर दिया था। उसे पहले लगा था कि सिर्फ उसके अरसद खानदान को ही इन बातों का पता है, लेकिन यहाँ तो इस देश में ये बातें पहले से ही हर तरफ फैली हुई थीं। इतना ही नहीं, उस फीमेल होस्ट शिन याओ याओ ने तो अपने लाइव स्ट्रीम के दौरान सीधे तौर पर उन मशहूर जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और हाथ के एक इशारे से एक विशाल पेड़ को राख के ढेर में बदल दिया। अलीशा को अब पूरा यकीन हो गया था कि शिन याओ याओ, ये फान और जियांग है जैसे लोगों का उस इमॉर्टल रेस से जरूर कोई गहरा रिश्ता है। उसने अपने मन में ठान लिया कि उसे हर हाल में इन लोगों को ढूंढना ही होगा, क्योंकि इस बदलती हुई नई दुनिया में जिंदा रहने का यही इकलौता रास्ता था। अगले कुछ दिनों तक अलीशा ने अपनी सुपर पावर यानी अपनी बेहिसाब दौलत का इस्तेमाल किया ताकि वो इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में शिन याओ याओ और उसके साथियों का पता लगा सके। उसने पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन करोड़ों खर्च करने के बाद भी उसे उन लोगों का कोई सुराग नहीं मिला जो कुछ समय पहले तक इंटरनेट पर छाए हुए थे। अलीशा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये कैसे मुमकिन है? वो सब लोग जैसे रातों रात गायब हो गए थे और उनका नामो निशान तक नहीं मिल रहा था। सिंजी होटल के अंदर अरीशा काफ़ी कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। तभी अचानक से दरवाजे पर दस्तक होती है। ठक ठक ठक। अरीशा के मन में शक पैदा होता है और वो धीरे से दरवाज़ा खोलती है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है सामने से एक कड़क आवाज़ आती है, हिलना मत। दरवाजे पर दर्जनों हाई टेक हथियारों से लैस सिपाही खड़े थे जिन्होंने अपनी बंदूकें सीधे अरीशा पर तान दी थीं। ये नज़ारा देखकर अरीशा के होश उड़ जाते हैं, लेकिन तभी उसकी नज़र उन सिपाहियों के पीछे खड़े कुछ लोगों पर पड़ती है जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। ये वही लोग थे जिन्हें अरीशा ने चिन याओ याओ और बाकी लोगों को ढूंढने के लिए भेजा था। अब उसे सारा मामला समझ आ गया था। तभी फौजियों का कैप्टन काफ़ी सीरियस होकर अरीशा से कहता है, मिस अरीशा, आपको हमारे साथ चलना होगा। मैं आपको पहले ही वार्निंग दे दूं कि आपके पास विरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं है, वरना नतीजा बुरा होगा। उसके पीछे खड़े दर्जनों सिपाहियों ने अपनी काली बंदूकों की नली अरीशा की तरफ कर रखी थी। साफ था कि अगर उसने जरा भी चालाकी की तो ये फौजी उससे कोई बात नहीं करेंगे, सीधा एक्शन लेंगे। अरीशा हालात को समझते हुए कहती है, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ चलती हूँ। वो बिना किसी विरोध के अपने हाथ उठा लेती है और सिपाही उसे अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। फौजियों के कड़े पहरे में अरीशा को ले जाया जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। बस इतना समझ आ रहा था कि वो किसी बहुत ही दूर दराज के पहाड़ी इलाके में आ चुकी है। किस्मत अच्छी थी कि उन फौजियों ने उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। उन्होंने उसे रहने के लिए एक अच्छी जगह दी थी।
बस उसके आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी और कई गार्ड्स उस पर नजर रख रहे थे। फिर भी वहाँ के इंतजाम काफी ठीक थे। कुछ दिनों बाद आखिरकार अरीशा की मुलाकात उन लोगों से होती है जिन्हें देख उसकी आंखों में चमक आ जाती है। ये वही तीन लोग थे जिन्हें वो ढूंढ रही थी। चिन याओ याओ, ये फान और जियांग है। और उन तीनों के ठीक बगल में एक बहुत ही रौबदार शख्स खड़ा था। जनरल जो को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो जंग के मैदान के मजे हुए खिलाड़ी हैं। तभी किन याओ याओ अपनी खूबसूरत आंखों से सामने खड़ी विदेशी लड़की अलीशा को देखते हुए कहती है, मिस अलीशा, सुना है आप मिडिल ईस्ट के इलाके से इतनी दूर यहाँ आई हैं और हमें ढूंढने के लिए आपने बहुत सारा पैसा खर्च किया है। अब जब हम आपके सामने हैं तो क्या आप बता सकती हैं कि आपको हमसे क्या काम है? किन याओ याओ की नज़रें अलीशा पर टिकी थी। उसे ये बात खटक रही थी कि आखिर ये लड़की इतनी दूर से यहाँ आकर उनके बारे में जानकारी क्यों जुटा रही है और उन्हें ढूंढने के लिए पानी की तरह पैसा क्यों बहा रही है। साफ था कि ये अलीशा कोई मामूली औरत नहीं थी। अलीशा ने शांति से जवाब दिया, मिस किन, आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम अलीशा है। सच कहूँ तो मेरा यहाँ आने की इत्तेफाक ही था। मेरा परिवार हजारों सालों से इजिप्ट के इलाके में रह रहा है और इस बार मैं यहाँ एक खास मिशन लेकर आई हूँ। इतना कहकर अलीशा ने धीरे धीरे उन्हें सारी बात समझानी शुरू की कि आखिर वो उन्हें क्यों ढूंढ रही थी। अलीशा की बातें सुनकर वहाँ मौजूद जनरल झोउ, किन याओ याओ, ये फान और जियांग है, चारों के होश उड़ गए। वो सब सन्न होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये फान ने अपनी हैरानी को काबू करते हुए पूछा, मिस अलीशा, क्या आपका मतलब ये है कि आपके परिवार का हर एक सदस्य 200 साल तक जिंदा रहता है? ये फान की हैरानी जायज थी क्योंकि आमतौर पर अगर कोई इंसान 100 साल भी जी ले तो उसे दुनिया का सबसे सेहतमंद इंसान माना जाता है। लेकिन मिडिल ईस्ट के एक ऐसे परिवार के बारे में सुनना जहां हर कोई 200 साल से ज्यादा जीता हो, वाकई में हिला देने वाली बात थी। अलीशा ने सिर हिलाकर हाँ कहा और फिर किन याओ याओ और बाकी लोगों की तरफ देखते हुए आगे बताया, हमारे खानदान की पुरानी सीख और भविष्यवाणी के मुताबिक ये दुनिया बहुत बड़े बदलाव और तबाही से गुजरने वाली है। इसीलिए मैं यहाँ इस पूर्वी देश में आई हूँ ताकि देख सकूँ कि क्या यहाँ कोई रास्ता मिल सकता है। आखिर ये उसी महान इंसान की जन्मभूमि है। वहाँ मौजूद किसी ने भी अरीशा की बात को नहीं काटा क्योंकि सबको पता था कि उसके सच होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। आखिर उस अमर सीनियर ने खुद कहा था कि वो पूरी दुनिया घूम चुकी हैं, तो किसी बाहरी इंसान का उनके बारे में जानना कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी जनरल झो ने अरीशा की उस पवित्र किताब पर ध्यान देते हुए पूछा, मिस अरीशा, ये पवित्र किताब आखिर क्या है? अगर आप कहें तो ये फान और जियांग है। इसका हिंदी अनुवाद यानी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जनरल झो को लगा कि हो सकता है उस सीनियर ने इसमें कोई जबरदस्त जादुई तकनीक या कोई बहुत ही जरूरी राज छिपाया हो। अरीशा ने भी तुरंत हाँ कर दी और अपने पास से वो पवित्र किताब बाहर निकाली। इतनी कीमती चीज वो किसी होटल में तो छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो उसे हमेशा अपने साथ ही रखती थी। ये देखकर जनरल झो ने ये फान और जियांग हे से पूछा, क्या तुम दोनों को इसे ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत होगी? दोनों ने ही सिर हिलाकर मना कर दिया कि उनके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सुनकर जनरल झो मुस्कुरा दिए और अरीशा के चेहरे पर भी एक उम्मीद चमक उठी। हजारों सालों से उनके अरशाद खानदान को भी इस किताब के असली मतलब का पता नहीं था, लेकिन आज सदियों से छाया वो कोरा आखिरकार छंटने वाला था। किताब में लिखा था, इस पूर्वी जमीन पर काफी समय बिताने के बाद मैंने भविष्य में आने वाले खतरों से निपटने के लिए कई रास्ते तैयार किए, पर अब मुझे लगा कि मैं हमेशा यहाँ नहीं रुक सकती। इसलिए मैंने कुल्लुन और त्यानशान के पहाड़ों को पार करके पश्चिम की ओर जाने का फैसला किया। लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार मैं मिडिल एशिया यानी मध्य एशिया के इलाके में पहुंची। वहां मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जो स्वभाव से बहुत ही कोमल, दयालु और बेहद प्यारी थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी जो किसी भी पूर्वी लड़की में देखने को नहीं मिलती थी। उसका नाम था अशाद बिल्ली। वाकई में ये एक बहुत ही खूबसूरत नाम था। ये नाम सुनते ही वहाँ मौजूद अलीशा का चेहरा हल्का सा कांप उठा और बाकी चारों लोग भी हैरानी के साथ अलीशा की तरफ देखने लगे। अलीशा ने उनकी उलझन दूर करते हुए बताया कि ये अशाद बिल्ली असल में उनके अशाद परिवार की पूर्वज थी। ये बात सुनकर ये फान और बाकी साथियों ने बस अपना सिर हिलाया। उन्हें इस बात से कुछ खास हैरानी नहीं हुई। उस शख्स ने अपनी कहानी सुनाते हुए आगे कहा, हमने साथ में बहुत सारी जगहें घूमी और दुनिया के कई नज़ारे देखे। फिर आखिरकार एक दिन बिल्ली ने मुझसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। उस पल मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं उसे क्या जवाब दूं। मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही मकसद और यकीन के साथ गुजरी थी, और वो था उस अंधेरी कयामत के खिलाफ लड़ना। प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों के लिए मेरे दिल में कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन बिल्ली एक बेहद जुनूनी लड़की थी। उसका प्यार आग की तरह गर्म था और वो अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटती थी। शायद उसने मेरी हिचकिचाहट को भांप लिया था और फिर उसने जो कदम उठाया उसने मुझे अंदर तक डरा दिया। उसने पहाड़ से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। जैसे ही वो पहाड़ से नीचे कूदी और जमीन से टकराने ही वाली थी, ठीक उसी पल मैंने उसे बचा लिया और अब मेरे मन में कोई शक नहीं बचा था। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। उसके बाद से हम बहुत ही प्यार से साथ रहने लगे और पूरी दुनिया की सैर की।
आखिरकार उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वो एक लड़का था। उस दिन मैंने पहली बार पिता होने का एहसास महसूस किया। ये सब सुनकर वहां मौजूद ये फान और बाकी लोग दंग रह गए और अलीशा की तरफ देखने लगे। यानी ये अशाद परिवार असल में उस महान पुनर्जन्म लेने वाले पूर्वज के वंशज थे। अब जाकर सारी कड़ियां जुड़ रही थी कि आखिर क्यों इस परिवार के लोग 200 सालों तक जीवित रह पाते हैं। जब वो इतने महान पूर्वज की औलाद हैं तो ये मुमकिन था। अलीशा भी ये जानकर बेहद एक्साइटेड थी, क्योंकि उसने खुद भी कभी अपने परिवार के इस महान इतिहास के बारे में नहीं सोचा था। तो ये खानदान असल में उस महान हस्ती का वंशज निकला। इसके बाद ये फान और वो दूसरा शख्स फिर से आगे का अनुवाद करने लगे। वहां लिखा था कि मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित था और मेरी इस खुशी की वजह यह थी कि अब मेरा अपना एक बच्चा था, लेकिन साथ ही मुझे एक बात की चिंता भी सता रही थी। बेली और मेरा बच्चा दोनों ही मुझसे बिल्कुल अलग थे। उनके अंदर कल्टीवेशन का टैलेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिसका मतलब था कि वो आखिर में मुझसे पहले ही इस दुनिया को छोड़ देंगे। बेली शायद मेरी परेशानी समझ गई थी। उसने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे साथ होना ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। उसके बाद से बेली और मैंने मिलकर अपने बच्चे को पालना और उसे बड़ा करना शुरू किया। मैंने बेली और अपने बच्चे को कल्टीवेशन की तकनीकें सिखाई। मेरी उनसे किसी बहुत बड़ी कामयाबी की उम्मीद नहीं थी, बस मैं चाहता था कि वो आम लोगों से थोड़ा और ज़्यादा लंबा जी सके। देखते ही देखते 500 साल बीत गए और अब बेली की जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। मैं उसे अपनी आंखों के सामने हमेशा के लिए जाते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने रहस्यमय बर्फ का इस्तेमाल करके एक बर्फ का ताबूत बनाया और उसे उसी के अंदर सील कर दिया। फिर अगले 100 साल और गुजर गए और अब मेरे बच्चे की ज़िंदगी भी ख़त्म होने वाली थी, लेकिन वो बर्फ़ में जमना नहीं चाहता था। उसने कहा कि ये ज़िंदगी काफ़ी लंबी रही है और अपने बनाए हुए ख़ानदान को इतना बड़ा होते देखना और पोते पोतियों से भरे घर में रहना ही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। मैं खामोश रहा और उसकी आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए उसे ख़ानदान के कब्रिस्तान में ही दफना दिया, अपने प्यार और बच्चे के दुनिया से चले जाने के बाद। अब इस जमीन से मेरा कोई लगाव नहीं रह गया था। मैंने अपनी एक खास ताकत का इस्तेमाल करके अपने बच्चे के खानदान की नस्ल को शुद्ध कर दिया। अब उन्हें आम इंसानों से कहीं ज़्यादा लंबी उम्र मिलने वाली थी, लेकिन फिर भी वो अमर नहीं होने वाले थे, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा लंबी ज़िंदगी भी अच्छी नहीं होती। मैं वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी मुझे एक अजीब और खौफनाक जीव का पता चला। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत सारे स्पिरिचुअल फ्रूट्स मिल गए थे, जिससे उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने खुद आगे बढ़कर उसे काबू किया और उसे सील कर दिया। फिर मैंने लोगों को उसे कैद करने के लिए एक जगह बनाने का हुक्म दिया। पिरामिड के नीचे उस भयानक जीव को पूरी तरह से दफन करने के बाद अब जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिला था, लेकिन मेरे मन में एक उलझन थी। ये स्पिरिचुअल फ्रूट तो सिर्फ स्पिरिट की के दोबारा जागने के वक्त ही मिल सकते हैं, तो फिर इस अजीब से जीव के पास ये फल कहाँ से आया? ये एक बहुत बड़ा खतरा था और मैंने तय किया कि मैं इसका पीछा करूंगा। सब कुछ सुलझाने के बाद आखिरकार मैंने वो जगह छोड़ दी। उस डायरी में आगे लिखा था, भविष्य के लोगों, जब तुम ये डायरी पढ़ रहे होगे तो समझ लेना कि दुनिया में स्पिरिट की के पुनर्जन्म का समय आ चुका है। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि तुम लोग बिना वक्त बर्बाद किए उन इन्नेट स्पिरिचुअल फ्रूट्स को ढूंढ निकालो। ये वो फल हैं जो बेहद ताकतवर और शुद्ध ऊर्जा से भरे हुए हैं। यहाँ तक पढ़ने के बाद ये फान और जियांग है ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। ट्रांसलेशन अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। ये सारी बातें सुनकर वहां मौजूद बाकी तीनों लोगों ने भी चैन की लंबी सांस ली। हालांकि इस डायरी में कोई बहुत ताकतवर तकनीक या जादुई मंत्रों का जिक्र नहीं था, फिर भी इसमें कई बेहद ज़रूरी जानकारियां छिपी थी। पहली बात तो ये कि अरसद फैमिली असल में उसी महान पूर्वज की ही संतानें हैं। दूसरी ये कि उस विशाल पिरामिड को खुद उन्होंने ही बनाया था, ताकि उसके नीचे उस शैतानी ताकत को कैद करके रखा जा सके। और आखिरी सबसे ज़रूरी बात थी उन इन्नेट स्पिरिचुअल फ्रूट्स की खबर। अगर उस महान हस्ती ने इन फलों को इतनी अहमियत दी थी और अपने वंशजों को इन्हें ढूंढने की वसीयत की थी, तो जाहिर है कि ये फल बहुत ही ज़्यादा खास होंगे। तभी जनरल जो ने अलीशा की तरफ गंभीरता से देखा और कहा, मिस अलीशा, आपकी कैद इसी पल ख़त्म की जाती है। अब से आप हमारे देश की एक खास मेहमान होंगी और आपकी आज़ादी पर कोई रोक टोक नहीं होगी। जनरल जो उस महान पूर्वज के वंशज को भला कैसे कैद में रख सकते थे, बल्कि अब तो वो उनके प्रति अपनी पूरी हमदर्दी और सम्मान दिखा रहे थे। आखिर उस शख्स ने इंसानियत के भविष्य को बचाने के लिए हजारों सालों से पूरी बिसात बिछाई थी। इसके बाद जनरल जो ने थोड़ी बहुत बातचीत की और फिर वहां से बड़ी जल्दी में निकल गए। उन्हें ये खबर तुरंत अपने हाई कमांड तक पहुंचानी थी, ताकि सरकार बिना देरी किए उन जादुई फलों की तलाश शुरू कर सके। इनेट स्पिरिचुअल फ्रूट्स शायद यही चाबी है जिससे स्पिरिचुअल एनर्जी की वापसी से
होने वाले खतरे का सामना किया जा सकता है। पाबंदियां हटने के बाद अलीसा को इस देश के बारे में काफ़ी कुछ पता चल चुका था। उसे अब साफ समझ आ गया था कि यहाँ के लोगों को स्पिरिचुअल एनर्जी और दुनिया के अंत की खबर बहुत पहले से थी, बस उन्होंने इस बात को अब तक सबसे छुपा कर रखा था। ये खबर मिलते ही अलीसा अब वहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। अब उसे न सिर्फ ये बड़ी जानकारी मिल गई थी, बल्कि अपनी होली बुक में लिखे रहस्यों का सबूत भी मिल गया था। उसे जल्द से जल्द ये खबर अपने परिवार तक पहुंचानी थी। इसलिए अलीसा ने तुरंत टिकट बुक की और सीधे इजिप्ट के लिए उड़ान भरी। अलीसा के जाने से किन याओया और बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस समय हर कोई वक्त के साथ रेस लगा रहा था, क्योंकि एक भी छोटी सी चूक का मतलब था पूरे देश की तबाही। दूसरी तरफ जैसे ही देश की सरकार को इन इनेट स्पिरिचुअल फ्रूट्स के बारे में पता चला, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किसी ने नहीं सोचा था कि स्पिरिचुअल एनर्जी के इस दौर में ऐसी कोई चीज़ भी मिलेगी जो कल्टीवेटर्स की ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है। अब मिशन बिल्कुल साफ था, जितने ज़्यादा इनेट स्पिरिचुअल फ्रूट्स मिलेंगे, देश की सुरक्षा उतनी ही मजबूत होगी। सरकारी सिस्टम इतनी तेजी से हरकत में आया कि देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर उन सुनसान और ऊंचे पहाड़ों में सेना की रहस्यमयी टुकड़ियां पहुंच गईं, जहां परिंदा भी पर नहीं मारता था। इन सैनिकों के पास बहुत ही घातक और बड़े हथियार भी थे। सेना की इतनी बड़ी हलचल आम लोगों की नज़रों से कैसे छुपती? जल्द ही इंटरनेट पर जगह जगह इसके वीडियो और खबरें लीक होने लगी। मेरे यहाँ भी पिछली कुछ दिनों से हमारे नान्यून इलाके के बॉर्डर वाले एलाओ पहाड़ के जंगलों में देश की आर्मी की भारी हलचल देखने को मिल रही है। मैंने अपनी आंखों से वहां भारी टैंक, फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को तैनात होते देखा है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? कुछ लोग तो मजाक में पूछ रहे हैं कि क्या एलाओ पहाड़ पर यादों की कोई ठंडी हवा चल रही है। लेकिन भाई, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हकीकत तो यह है कि देश इस वक्त एक बहुत बड़े और सीक्रेट मिशन पर है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंटरनेट पर कई लोगों ने बताया है कि टियान शान, कुनलुन, शिनोंगजिया और चांगबाई जैसे अलग अलग इलाकों में भी हर तरफ आर्मी ही आर्मी नजर आ रही है। ये जवान अपने साथ बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले खतरनाक हथियार लेकर वहां पहुंचे हैं। क्या वाकई में स्पिरिचुअल एनर्जी के फिर से जागने का दौर, यानी लिंग की फुसू का वक्त आ गया है? शायद सरकार किसी बड़ी अनहोनी की तैयारी कर रही है। क्या वो अजीब और खूंखार जानवर सच में जंगलों से बाहर निकलने वाले हैं? अगर बात इतनी गंभीर नहीं होती तो सरकार आखिर इतने बड़े लेवल पर एक्शन क्यों लेती? इंटरनेट पर इस वक्त काफ़ी शोर मचा हुआ है और हर कोई बस यही अंदाज़ा लगाने में जुटा है कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, सबको सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो चुपचाप नहीं बैठेगी। हालात चाहे जो भी हों, सरकार जो कुछ भी कर रही है वो देश और जनता की सुरक्षा के लिए ही होगा। इसी बीच सरकार ने एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया है। इसमें लोगों को साफ हिदायत दी गई है कि आजकल हालात थोड़े अलग हैं, इसलिए कोई भी गहरे और पुराने जंगलों के अंदर जाने की गलती न करे। साथ ही सबको ये भरोसा दिलाया गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी बहादुर आर्मी सबको प्रोटेक्ट करेगी और लोगों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ सेना अब उन घने जंगलों के और भी अंदर दाखिल हो चुकी है। आखिरकार हर जगह से उन इन्नेट स्पिरिचुअल फ्रूट्स की खबरें आने लगी हैं। लेकिन इस अच्छी खबर के साथ साथ एक बहुत बुरी खबर भी आई है। पता चला है कि भले ही ये फ्रूट्स मिल गए हों, लेकिन इनके पास बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और खतरनाक जीव पहरा दे रहे हैं। इन जादुई फलों को हासिल करने के लिए आर्मी को सीधे उन खौफनाक जीवों से युद्ध करना पड़ा। वो मॉन्स्टर्स इतने ज़्यादा भयानक थे कि भारी गोलाबारी, फाइटर जेट्स और टैंक्स की मदद के बावजूद उन्हें ढेर करने में आर्मी को अपनी जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस तरह की घटनाएं देश के अलग अलग पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही हैं, जिसकी वजह से देश की मिलिट्री पावर को भी काफ़ी बड़ा झटका लगा है। इतनी मुश्किलों के बाद कुल मिलाकर सैकड़ों इनेट स्पिरिचुअल फ्रूट्स बरामद किए जा चुके हैं। इस खबर को सुनने के बाद सरकार के बड़े अधिकारी खुशी और चिंता दोनों में डूबे हुए हैं। अभी तो स्पिरिचुअल एनर्जी की पूरी तरह वापसी हुई भी नहीं है और जंगलों के ये म्यूटेंट जानवर अभी से ही इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलाव पहाड़ों की तरफ दर्जनों मीटर लंबा एक विशालकाय सांप देखा गया है। मशीन गन और तोपों के गोले उस पर बेअसर साबित हो रहे थे। आखिरकार भारी तबाही मचाने वाले बड़े हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ा। एक जबरदस्त धमाके से कई किलोमीटर का इलाका पूरी तरह तबाह हो गया। तब जाकर वो सांप बुरी तरह जख्मी हुआ और फिर आर्मी ने उसे घेर कर मार गिराया। अभी जब स्पिरिचुअल एनर्जी का दौर शुरू भी नहीं हुआ है, तब ये जीव इतने खतरनाक हैं। अगर असली बदलाव आने तक का इंतजार किया गया तो हालात क्या होंगे, ये सोचकर ही डर लगता है। इसी खतरे को देखते हुए देश के बड़े अधिकारियों ने तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई थी। यह सीक्रेट मीटिंग असल में स्पिरिचुअल एनर्जी के पूरी तरह वापस आने से पहले घने जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले उन अजीब और म्यूटेंट जानवरों का सफाया करने के लिए थी। अगर कोई भी जानवर अपनी प्रजाति के बाकी जानवरों से बहुत ज़्यादा बड़ा या अलग दिखता तो उसे फौरन मार देने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही
सेना को इनेट स्पिरिट फ्रूट्स यानी कुदरती जादुई फलों को ढूंढने के काम पर लगा दिया गया। यह सब आने वाले खतरे से बचने के लिए पहले से की जा रही तैयारी थी। हालांकि यह जंगली जानवरों के लिए काफी क्रूर था, लेकिन देश और लोगों की सलामती के लिए यह सब करना बहुत जरूरी था। तभी एक गुप्त कमरे के अंदर किन याओ याओ ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई थी। उसके ठीक सामने आग जैसी चमक वाला एक फल रखा था, जो देखने में बिल्कुल ड्रैगन फ्रूट की तरह था और उसमें से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। उसके पास ही ये फान, जियांग है और जनरल झो खड़े थे और उन सभी के चेहरों पर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जनरल झो ने काफी गंभीर होकर कहा, टीम लीडर किन, आखिर यह इनेट स्पिरिट फ्रूट कितना असरदार है, यह ताकत को कितना बढ़ा सकता है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे? ये सब अब आपके इसे पहली बार इस्तेमाल करने के नतीजे पर ही टिका है। दरअसल इन जादुई फलों को हासिल करने के बाद कई बड़े एक्सपर्ट्स और एडवांस मशीनों के जरिए इनकी बारीकी से जांच की गई थी। जांच में कोई भी नुकसानदेह चीज नहीं मिली, बल्कि एक ऐसे अनजान तत्व का पता चला जो किसी भी जीव या पौधे की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता था। लेकिन आज की साइंस और टेक्नोलॉजी के पास इसे पूरी तरह समझने के लिए जरूरी साधन नहीं थे। इसीलिए अब किसी एक को तो सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट बनना ही था। अब वक्त था इस इमॉर्टल हेवन स्पिरिट फ्रूट के असली असर को देखने का। चिन याओ याओ, जो एक बेहद ताकतवर कल्टीवेटर है और जिसे इस वक्त सिया किंगडम की सबसे स्ट्रांग योद्धा माना जाता है, उसे ही ये फ्रूट टेस्ट करने के लिए दिया गया ताकि सेफ्टी बनी रहे। बिना कुछ कहे चिन याओ याओ ने तुरंत उस फ्रूट को उठाया और देखते ही देखते उसे निगल लिया। जैसे ही वो फल उसके पेट में गया, वो पल भर में लिक्विड में बदल गया। उसके शरीर के अंदर से एक खौफनाक एनर्जी किसी समुद्री लहर की तरह उठी और उसके शरीर के हर हिस्से टकराने लगी। देखते ही देखते चिन याओ याओ की पावर तेजी से बढ़ने लगी और उसने अपने नीचे ग्रेट सन ट्रू बॉडी को जगा लिया। वो सूरज की उस ताकत का इस्तेमाल करके इस बेकाबू एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। ये मंजर देख वहां मौजूद ये फान और बाकी दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। वो महसूस कर सकते थे कि चिन याओ याओ खौफनाक थी कि उसे पूरी तरह निगलने के लिए उबल रही थी। आखिर ये ग्लोबल कल्टीवेशन का दौर जो था, धीरे धीरे वक्त बीता और करीब 2 घंटे बाद चिन याओ याओ का चेहरा जो दर्द से बिगड़ा हुआ था, अब नॉर्मल होने लगा। उसकी बॉडी अब शांत हो रही थी और उसके शरीर से गर्मी की लहरें एक लय में बाहर निकल रही थी। अब साफ देखा जा सकता था कि उसकी स्किन के ऊपर काली गंदगी की एक परत जम चुकी थी। ये देख ये फान भी हैरान रह गया। क्या ये शरीर के अंदर की वो इम्प्योरिटीज थी जो अब बाहर निकल रही थी? ये वो गंदगी थी जो शरीर के साथ पूरी तरह घुल मिल चुकी थी, लेकिन अब बाहर आ रही थी। वैसे तो शरीर की सारी गंदगी यानी इम्प्योरिटीज को पूरी तरह साफ करना नामुमकिन था, और जो बाहर निकल रही थी वो बस एक छोटा सा हिस्सा था। पास ही खड़े जनरल जो ये सब देख रहे थे और अब उनके चेहरे पर एक सुकून और खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने गौर किया कि चिन ग्रुप लीडर सिर्फ उस स्पिरिचुअल फ्रूट की ताकत को सोख ही नहीं रहे थे, बल्कि उस एनर्जी का इस्तेमाल अपने शरीर के अंदर की सारी गंदगी को बाहर निकालने के लिए भी कर रहे थे। कुछ ही पलों के बाद चिन याओ याओ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में भी एक अलग ही हैरानी और चमक थी। ये देखकर वहां मौजूद तीनों लोगों ने उनसे पूछा, क्या हुआ, क्या इसका कोई असर हुआ? चिन याओ याओ ने एक बड़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया, इसका असर बहुत ही जबरदस्त है। उन्हें अपने अंदर एक भयानक ताकत का एहसास हो रहा था। उन्होंने आगे बताया, मेरी ताकत अब पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। मेरी सेंसेज अब इतनी तेज हो चुकी हैं कि मैं 30 किलोमीटर के दायरे में मौजूद किसी भी जीव को महसूस कर सकती हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ 1 मिनट के अंदर वहां पहुंच सकती हूँ। ये सुनते ही वहां खड़े सभी लोग दंग रह गए और फिर सबके चेहरे पर खुशी छा गई। जनरल जो तो अपनी एक्साइटमेंट रोक ही नहीं पा रहे थे। वो बोले, बहुत ही शानदार, ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर हमारे देश के ज़्यादातर कल्टीवेटर्स इस तरह के फल खा लें तो बहुत ही कम समय में हमारी मिलिट्री पावर कई गुना बढ़ जाएगी। इसके बाद चिन याओ याओ के और भी कई टेस्ट किए गए, जिनसे ये साफ हो गया कि उनकी ताकत पहले से कम 3 गुना बढ़ चुकी है। इस नतीजे को देखकर देश के बड़े अधिकारी और हाई लेवल के लोग बेहद खुश थे। तुरंत ये हुक्म दिया गया कि इन सियानतियन स्पिरिचुअल फ्रूट्स को सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी फोर्स को दिया जाए, यानी टीम लीडर किन की उस 3000 सैनिकों वाली यूनिट को, क्योंकि सिर्फ उनकी ताकत को बढ़ाकर ही भविष्य में इस जंग का पासा पलटा जा सकता था। इधर ये फान और जियांग है, इन दोनों को न केवल कल्टीवेशन की तकनीकें मिली बल्कि स्पिरिचुअल फ्रूट्स भी मिले, जिससे पल भर में उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई। समय बीतता गया और दुनिया के बाकी देशों के हालात भी अब रहस्यमयी और खतरनाक होने लगे थे। उन्होंने भी जमीन और आसमान के बीच हो रहे इन बदलावों को भांप लिया था। ये बदलाव कुदरती थे और इन्हें रोकना नामुमकिन था, और जो देश इसे दुनिया से छुपाना चाहते थे वो भी अब इसे और ज्यादा नहीं छुपा सके। फिर एक दिन साउथ एशिया के एक देश में पहाड़ों की गहराइयों से एक 400 मीटर लंबा विशालकाय सांप निकलकर सीधा शहर में घुस आया।
जिसने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। उस शहर के करोड़ों लोगों की जान उस खौफनाक सांप के सामने मामूली चींटियों के बराबर थी। लाखों लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारने के बाद वो विशाल सांप वहां से चला गया, लेकिन इस मंजर ने पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। अब ये सच सबके सामने था कि ये दुनिया वाकई बदल चुकी है और अब इस बदलाव को दबाया नहीं जा सकता। वीडियो में उस 400 मीटर लंबे दानव को देखकर हर किसी का दिल दहल गया। देखते ही देखते इंटरनेट से लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया और हर जगह बस इसी खौफनाक मंजर की चर्चा होने लगी। दुनिया के अंत की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त दुनिया के अनगिनत देशों में दंगे भड़क उठे हैं और लोग सड़कों पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग तो इसे भगवान की मर्जी मानकर उनकी इबादत करने में जुट गए हैं। वहीं जब सिया देश में यह खबर पहुंची तो वहां का पूरा इंटरनेट मानो एक झटके में फट पड़ा। इस 40 मीटर लंबे विशालकाय सांप का सामने आना इस बात का सबूत था कि पूर्वजों की बताई गई पुरानी भविष्यवाणियां अब सच हो चुकी हैं। मेरे भगवान, 50 मीटर का इतना बड़ा सांप, आखिर इसे जान से मारने के लिए किस तरह के हथियार की जरूरत पड़ेगी? इसे मारना तो भूल ही जाओ, अब तो बस अपनी मौत का इंतजार करो। आपको बता दूं कि इस बार ईशान देश ने तो इस पर न्यूक्लियर हथियारों तक का इस्तेमाल कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद वो उस दानव को सिर्फ बुरी तरह जख्मी कर पाए, उसे जान से मार नहीं सके। अब सवाल यह है कि आखिर हम इतने खौफनाक मॉन्स्टर से खुद को कैसे बचाएंगे? इंसानियत का वजूद अब इस संकट की घड़ी में फंस चुका है। अब हम क्या करें? हमें इस तरह के मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए और भी ज़्यादा ताकतवर शक्तियों की ज़रूरत होगी। सिया देश के इंटरनेट पर इस वक्त खलबली मची हुई है और वहाँ के आम लोग बुरी तरह खौफ में हैं। आखिर इतने डरावने दानव से कौन नहीं डरेगा? इस बार तो ये ईशान देश में दिखा है, लेकिन अगली बार ये कहाँ तबाही मचाएगा कोई नहीं जानता। ईशान देश में जो कुछ भी हुआ वो अब शिया देश के बड़े अधिकारियों की नज़रों में भी आ चुका था। सभी बड़े लीडर्स के चेहरों पर गहरी चिंता छाई हुई थी। इतने विशाल सांप के सामने अब इंसानियत का भविष्य क्या होगा? इसी को लेकर फौरन एक नेशनल लेवल की हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाई गई। एक बार फिर देश की एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई और यह मीटिंग पूरे 3 दिनों तक चली। 3 दिनों के बाद नेशनल सुप्रीम कमेटी ने सीधे एक ऐसी जानकारी जारी की जिसने पल भर में पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया। यह नोटिस दुनिया में हो रहे कुदरती बदलावों और अचानक सामने आने वाले खतरनाक मॉन्स्टर्स के बारे में था। इस नोटिस के जरिए दुनिया के सभी देशों को यह बताया गया कि आज के इस बदलते माहौल में हमें आने वाली तबाही का मुकाबला करने के लिए एक साथ आना होगा। आज से ही हमारे देश ने सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स और बॉर्डर्स को बंद करने का फैसला किया है। साथ ही न्यूक्लियर हथियारों को बनाने की रफ्तार भी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही दुनिया के सभी देशों को यह खबर दे दी गई है कि बहुत जल्द स्पिरिचुअल एनर्जी यानी रेकी के दोबारा जागने का दौर शुरू होने वाला है। सभी देशों को इस खतरे से निपटने के लिए अपनी फौजी ताकत बढ़ानी चाहिए। इतना ही नहीं, इस बड़े बदलाव और रेकी के दौर का सामना करने के लिए हमारे देश ने अब कल्टीवेशन के युग में कदम रखने का फैसला लिया है। हमारे देश के हर नागरिक के पास अब कल्टीवेशन की तकनीक सीखने का पूरा हक होगा ताकि वे भविष्य के खतरों का सामना कर सकें। इंसानियत के वजूद की इस लड़ाई में हमारे देश की सेना और आम जनता को एक होकर इस आने वाली कयामत के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना होगा। इंसान अपनी हिम्मत से अपनी तकदीर बदल सकता है और हमें यकीन है कि आखिरी जीत हमारी होगी। जैसे ही यह खबर पब्लिक हुई, पल भर में पूरी दुनिया दंग रह गई। यह हैरानी सिर्फ ड्रैगन देश के इंटरनेट यूजर्स तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि दूसरे देशों के लोग भी यह सोचकर परेशान थे कि क्या यह कोई मजाक है। ड्रैगन देश की इस कल्टीवेशन वाली बात ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। बहुत से विदेशियों को पता है कि कल्टीवेटर्स आसमान में उड़ सकते हैं और अपनी उंगलियों के एक इशारे से बड़े बड़े पहाड़ों और नदियों को तबाह कर सकते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये सब सिर्फ दिखावा और झूठ है। क्या सिया देश पागल हो गया है? दूसरी तरफ शिया देश के बड़े अधिकारियों ने जब ये आदेश जारी किया तो पूरे देश में एक अलग ही दीवानगी छा गई। हर किसी के चेहरे पर गजब की खुशी और एक्साइटमेंट थी। शिया देश अब पूरी तरह से कल्टीवेशन के दौर में कदम रखने जा रहा है। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा हुआ तो सबके पास इंसानों से कहीं ज़्यादा ताकत होगी, जिसका सपना हर कोई देखता है। जैसे ही शिया देश ने ऐलान किया, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया और इंटरनेट पर बहस छिड़ गई। दैंग देश इस बात का मजाक उड़ा रहा था, जबकि अशरफ फैमिली शिया देश में शिफ्ट होने की तैयारी कर रही थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ को कल्टीवेशन पर पूरा यकीन था तो कुछ इसे बकवास मानकर हंस रहे थे। वहीं कुछ लोग चुपचाप किनारे बैठकर तमाशा देख रहे थे। लेकिन शिया देश के लोगों के मन में जरा भी शक नहीं था, बल्कि वो तो दिल से इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हर एक शिया नागरिक के दिल की गहराई में एक सीएन शिया यानी अमर बनने का सपना बसा है, जो उनके कल्चर की पहचान है। कल्टीवेशन का युग बस अब आ ही जाए। लेकिन शिया देश के इस ऐलान पर समंदर पार बसे दैंग देश के बड़े अधिकारी सिर्फ इसे बकवास समझ रहे थे।
इस वक्त देंग देश के एक हाई लेवल मीटिंग रूम में दर्जनों लोग बैठे थे। ये सब वहाँ के सबसे बड़े लीडर्स थे और जैसा कि आप सब जानते हैं वो इस पूरी बात का मजाक उड़ा रहे थे। दुनिया में जो बदलाव आ रहे हैं और शिया देश के लोगों का वो बेवकूफ़ी भरा बयान कि अब सबके लिए कल्टीवेशन का दौर शुरू होने वाला है, ये सब सरासर बकवास है। ओशन नेशन के प्रेसिडेंट के बूढ़े चेहरे पर एक हिकारत भरी मुस्कान आ गई और उनकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी बड़े अधिकारी जोर जोर से हंसने लगे। साफ था कि ओशन नेशन के इन हाई लेवल लोगों को इस कल्टीवेशन के दौर पर जरा भी यकीन नहीं था। उनके रिसर्च के मुताबिक दुनिया में जो ये कुदरती बदलाव और खूंखार जीव नजर आ रहे हैं वो किसी अनजान म्यूटेशन या बदलाव की वजह से हैं। एक सफ़ेद रंगत और सुनहरे बालों वाले मिडिल एज जनरल ने बड़े घमंड के साथ कहा, भले ही ये जीव बहुत ताकतवर हैं लेकिन हमारे देश के सामने इनकी कोई औकात नहीं है। इंडिया में जो वो भयानक विशाल सांप मारा नहीं जा सका उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स बहुत कमज़ोर थे। उनके पास सिर्फ कुछ मिलियन टन की ताकत वाले हथियार थे जबकि हमारे पास करोड़ों टन की पावर वाले न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। अगर वैसे 3 विशाल सांप हमारे देश में आ भी जाएं तो उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा, उनकी मौत तय है। ये सुनकर ओशन नेशन के सभी बड़े अधिकारी मुस्कुराने लगे क्योंकि उनका मानना था कि वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है और दूसरे देश उनसे मुकाबला कभी नहीं कर सकते। इसके तुरंत बाद ओशन नेशन ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया और इसे सिर्फ एक रहस्यमयी वायरस बताया जिसकी वजह से जानवरों में ये अजीब बदलाव आ रहे हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी सुरक्षा का भरोसा देते हुए कहा कि इंडिया वाले उस एक सांप की तो बात ही छोड़ो, अगर ऐसे 10 दानवी सांप भी उनके सामने आ गए तो भी वो उन्हें चुटकियों में ढेर कर देंगे। वे बड़ी आसानी से उसे खत्म कर सकते थे और इसी वजह से ओशियन नेशन के सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे थे। इंटरनेट पर वे अपनी ताकत का जमकर दिखावा कर रहे थे और सिया नेशन को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। उनका कहना था कि सिया नेशन के लोग पूरी तरह पागल हो चुके हैं और उन्हें कल्टीवेशन के बजाय साइंस पर भरोसा करना चाहिए। दुनिया के कई देशों और वहाँ की जनता ने भी ओशियन नेशन की बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया क्योंकि आखिर वे इस ब्लू स्टार के नंबर 1 सुपर पावर जो थे। ओशियन नेशन की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि वह दुनिया के बाकी सभी देशों की मिलीजुली ताकत का मुकाबला कर सकता था। इसी बीच इंडिया भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वे भी तुरंत मैदान में कूद पड़े और बड़े गर्व से ऐलान कर दिया कि उन्होंने अपनी सबसे खतरनाक ब्लैक कैट कमांडो यूनिट और विनाशकारी न्यूक्लियर हथियारों को पहाड़ों में सर्च ऑपरेशन के लिए भेज दिया है। उनका कहना था कि जैसे ही वो विशाल सांप नजर आएगा वे उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इंडिया ने दावा किया कि वे ओशियन नेशन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत हैं और वे इन जंगली जानवरों से हार मानने वालों में से नहीं हैं। इस बयान के बाद इंडिया के लोग भी जोश से भर गए और इंटरनेट पर शोर मचाने लगे कि वे ही सबसे ताकतवर हैं। उन्होंने सिया नेशन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वे उनकी तरह कमजोर नहीं हैं जो अब साइंस को छोड़कर कल्टीवेशन के युग पर भरोसा करने लगे हैं। एक तरफ जहां इंटरनेट पर इंडिया की ताकत की झूठी तारीफें की जा रही थी वहीं शिया नेशन के लोगों ने इस पर सिर्फ अपनी हंसी उड़ाई। उनका कहना था कि कल्टीवेशन की बात तो बहुत दूर है, हथियारों और मिलिट्री लेवल के मामले में भी इंडिया उनके आसपास कहीं नहीं टिकता। खुद को ओशियन नेशन के बाद दूसरी बड़ी ताकत कहना उनके लिए सिर्फ एक जोक था। इसी बीच सेंट्रल एशिया में अरशद फैमिली के मीटिंग रूम में दर्जनों लोग जमा थे और उन सभी के चेहरों पर गहरी चिंता छाई हुई थी। उनके सामने लगी एक बड़ी स्क्रीन पर भारत में तबाही मचाने वाले उस खौफनाक विशाल सांप का वीडियो चल रहा था। ये सांप इतना ताकतवर था कि बड़ी बड़ी तोपें और मशीन गनें उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। वो उनके लिए बस एक खुजली जैसा था। हद तो तब हो गई जब एक पावरफुल न्यूक्लियर बम भी उसे सिर्फ बुरी तरह जख्मी कर पाया और वो वहां से बचकर भाग निकला। इस तबाही ने भारत के लाखों लोगों की जान ले ली थी जो वाकई बेहद खौफनाक था। अब ये साफ हो चुका था कि उनके पूर्वजों की भविष्यवाणी एकदम सच थी। दुनिया बदल रही थी और स्पिरिचुअल एनर्जी के दोबारा जागने का दौर यानी एरा ऑफ स्पिरिचुअल रिकवरी शुरू हो चुका था। पीटर अरशद का चेहरा भी काफी गंभीर था। वो दूसरे देशों की तरह अनजान और बेवकूफ नहीं था क्योंकि उनके पास सदियों पुरानी विरासत थी और उनके पास खुद की कुछ खास रहस्यमय ताकतें भी थी। इसीलिए उन्हें पूरा यकीन था कि दुनिया कयामत की ओर बढ़ रही है और ये उनके पूर्वजों के बताए रास्ते पर ही हो रहा था। तभी फैमिली के एक सीनियर मेंबर ने आ भरते हुए कहा, किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमारी हजारों साल पुरानी अरशद फैमिली असल में पूर्व के उस रहस्यमयी देश चाइना की वंशज निकलेगी। हमारे उस पूर्वज ने पहले ही भविष्य देख लिया था और हमारे लिए ये विरासत छोड़ी। इस पर एक और शख्स ने जवाब दिया, हाँ ये सच है, हमारी लंबी उम्र का राज भी वही हुआशिया का इंसान है जिसने अपने हाथों से इस अरशद फैमिली की बुनियाद रखी थी। जब से अलीशा चीन से वापस लौटी है और उसने उस पवित्र ग्रंथ के अनुवाद से मिली गुप्त बातें सबको बताई हैं, तब से पूरे अरशद परिवार में मानो एक बड़ा भूकंप आ गया हो।
उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस महान पूर्वी पूर्वज की कहानियां सुनी जाती थी वो असल में उनके अरशद परिवार के ही संस्थापक थे। अब बाहर की दुनिया चाहे जो भी बातें करे, पर हमें यह समझना होगा कि स्पिरिचुअल एनर्जी की वापसी का समय आ चुका है। पूरी दुनिया की काया पलटने वाली है और ये बदलाव बस आने ही वाला में हमें इसके लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। पीटर अरशद ने कमरे में मौजूद सभी लोगों पर अपनी नज़र डाली और फिर गंभीरता से पूछा, आखिर हमें इस परिस्थिति का सामना कैसे करना चाहिए? पीटर की बात सुनते ही वहां मौजूद हर कोई सन्नाटे में डूब गया। इजिप्ट यानी मिस्र देश की ताकत इतनी ज़्यादा नहीं है और उनके पास तो परमाणु हथियार भी नहीं है। अगर अचानक इन खूंखार मॉन्स्टर्स का कहर टूटा तो शायद ये पूरा देश ही मिट्टी में मिल जाएगा। लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला बस एक पल में हो जाएगा। हालांकि अरशद परिवार के पास कुछ रहस्यमय शक्तियां तो हैं, लेकिन इन खौफनाक मॉन्स्टर्स के आगे वो भी पूरी तरह बेबस हैं। जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो पीटर अरशद ने अपनी नज़र उस लड़की की तरफ घुमाई जो चीन से वापस आई थी, यानी अलीशा। उन्होंने कहा, अलीशा, अब तुम ही बताओ, हमें इस मुसीबत से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? ये सुनते ही सबकी नज़रें अलीशा पर जा टिकी। अलीशा कुछ पल के लिए खामोश रही, फिर उसने धीरे से अपना सिर उठाया और परिवार के सभी लोगों की ओर देखते हुए आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने कहा, अगर हम अपने परिवार को पूरी तरह सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अब बस एक ही रास्ता बचा है। ये सुनकर किसी ने बेचैनी से पूछा, कैसा रास्ता? अलीशा ने सीधा जवाब दिया, हमें अपने पूरे कबीले को यहाँ से कहीं और शिफ्ट करना होगा। पूरे अरशद खानदान को निचले देश में शिफ्ट करना ही अब हमारे परिवार को बचाने का इकलौता रास्ता है। अलीशा ने बिना किसी झिझक के सीधे तौर पर यह बात कह दी। क्या? जैसे ही ये बात अलीशा के मुंह से निकली पूरे मीटिंग हॉल में सन्नाटा छा गया और हर कोई दंग रह गया। रिकी रिवाइवल यानी आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनरुत्थान और 9 ड्रैगन वाले ताबूत का प्रकट होना, इन बदलती परिस्थितियों के बीच पूरे परिवार को वहां से ले जाने के अलीशा के सुझाव ने खानदान के हर सदस्य को हिला कर रख दिया था। नहीं, ये नामुमकिन है। हमारा खानदान हजारों सालों से इस पवित्र जमीन पर रह रहा है। हम अपनी जड़ों को इतनी आसानी से छोड़कर कैसे जा सकते हैं? पल भर में ही कई लोग विरोध में अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए और उनका ऐसा करना लाजमी भी था, क्योंकि इस जमीन के साथ उनका हजारों साल पुराना इतिहास जुड़ा था। इसी धरती ने अरशद खानदान को बुलंदियों पर पहुंचाया था और यहीं उनके अनगिनत पूर्वजों की यादें दफन थी। ऐसे में अचानक सब कुछ छोड़कर जाने की बात किसी के लिए भी स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। तभी भीड़ में से एक आवाज़ आई, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। आखिर अगर हम नहीं गए तो हमारा पूरा खानदान ही खत्म हो जाएगा। अपने परिवार के अस्तित्व पर आए इस बड़े संकट के सामने ये पुरानी जमीन भी छोड़ी जा सकती है। कुछ लोगों ने इस बात का समर्थन किया, जिसके तुरंत बाद परिवार के अंदर एक जोरदार बहस छिड़ गई। एक गुट यहाँ से जाने के हक में था तो दूसरा इसके खिलाफ खड़ा था। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। बस बहुत हुआ ये मंजर देखते हुए। खानदान के मुखिया पीटर अरशद ने अपनी भारी आवाज में सबको टोकते चुप करा दिया। माहौल एकदम शांत हो गया। पीटर अरशद ने एक एक करके सबकी तरफ देखा और फिर कुछ ही पलों के लिए वो गहरी सोच में डूब गए। उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और अपनी आंखों में एक अटूट संकल्प के साथ सबकी ओर देखने लगा। उसने कहा, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अलीशा की बात से पूरी तरह सहमत हूँ और हम अपना पूरा खानदान शिया देश में शिफ्ट करेंगे। आप सबको यह समझना होगा कि अगर हमारा अरशद खानदान ही नहीं बचा तो फिर इस इलाके की हिफाजत करने का क्या फ़ायदा? अगर हमारा परिवार जिंदा रहा तभी एक दिन हम अपनी इस ज़मीन पर वापस लौट पाएंगे। उसकी यह बात सुनते ही वो लोग भी पूरी तरह खामोश हो गए जो यहाँ से जाने का विरोध कर रहे थे। हकीकत तो यही थी कि अगर वो यहीं रुके रहे तो उनका पूरा खानदान खत्म हो जाएगा और तब पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। इस वक्त सबसे बड़ा मकसद अपने परिवार को बचाना ही था। इसके तुरंत बाद पीटर अरशद ने अलीशा की तरफ देखा और सीधे कहा, अलीशा, अब इस पूरे मिशन की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। अलीशा ने भी पूरी मजबूती के साथ जवाब दिया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ये काम हर हाल में पूरा करूंगी। वैसे तो इस वक्त शिया देश ने अपने बॉर्डर पूरी तरह सील कर रखे थे, लेकिन फिर भी उनसे संपर्क करने का कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता था। जल्द ही शिया देश के बड़े अधिकारियों तक ये खबर पहुंच गई कि अरशद खानदान अपना पूरा कुनबा लेकर उनके देश में बसना चाहता है। जैसे ही उन्हें अरशद खानदान के गौरवशाली इतिहास के बारे में पता चला तो उन्होंने बिना किसी विरोध के तुरंत इस बात के लिए हामी भर दी। आखिर यह खानदान उस महान पूर्वज की ही संतान था और यह परिवार वाकई में सबसे अलग और खास था। अरशद खानदान के साथ आने से अब सिया देश की ताकत कई गुना बढ़ने वाली थी, जिससे अब वो आने वाली उस कयामत यानी कयामत के दिन का सामना और भी ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ कर सकते थे। एक तरफ जहां दुनिया भर के अनगिनत लोग सिया देश का मजाक उड़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है।
मध्य एशिया का एक ऐसा परिवार जो हजारों सालों से अपनी विरासत को संभाले हुए था, वो अब शा कंट्री में आकर बस चुका था। देखते ही देखते एक और महीना बीत गया। ये दिन कहने को तो साधारण था, लेकिन असल में बहुत ही खास था, क्योंकि हर कोई बड़ी बेसब्री से कल्टीवेशन यानी अमरता के उस युग का इंतजार कर रहा था। इस एक महीने के अंदर मिलिट्री के कड़े कंट्रोल में पूरे शा कंट्री में कल्टीवेशन के युग की शुरुआत हो चुकी थी। लियान की जुए नाम की एक कल्टीवेशन टेक्निक अब हर घर के हाथों में पहुंच गई थी। इतना ही नहीं, पूरे स्या कंट्री के स्कूलों का नज़ारा भी पूरी तरह बदल चुका था। ज्योग्राफी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स को सिलेबस से पूरी तरह हटा दिया गया था और उनकी जगह अब कल्टीवेशन को एक ज़रूरी सब्जेक्ट के तौर पर जोड़ दिया गया था। सरकार की तरफ से खास तौर पर भेजे गए टीचर्स अब हर किसी को इस तकनीक का इस्तेमाल करना सिखा रहे थे। पूरे इंटरनेट पर बस इसी की चर्चा हो रही थी, क्योंकि अब कल्टीवेशन का दौर सच में आ चुका था। इस एक महीने के दौरान जिन लोगों के पास बेहतरीन टैलेंट था, उन्होंने तो ची को महसूस करना भी शुरू कर दिया था। उन्होंने कामयाबी के साथ बाहरी दुनिया की नेचुरल एनर्जी को अपने शरीर के अंदर समा लिया, जिससे उनकी शारीरिक ताकत में जमीन आसमान का बदलाव आ गया। इन लोगों की कामयाबी ने बाकी करोड़ों लोगों के दिलों में एक नया जोश और एक्साइटमेंट भर दिया था। हर किसी को लगने लगा था कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो वो भी कल्टीवेशन में ज़रूर कामयाब होंगे। अभी पूरे ड्रैगन कंट्री में इसी बात का शोर मचा हुआ था कि तभी अचानक पूरे ब्लू स्टार यानी धरती एक बहुत बड़ी हलचल हुई। उस पल हर किसी ने अपनी आंखों से देखा कि आसमान और जमीन के बीच एक रहस्यमयी सफ़ेद धुंध उठी और देखते ही देखते उसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। इस अजीब सी सफ़ेद धुंध के नीचे सारे पेड़ पौधे पागलों की तरह बढ़ने लगे हैं। दुनिया के तमाम जीव जंतु इस वक्त जैसे किसी पागलपन के जश्न में डूबे हुए हैं। जंगलों की गहराइयों में खूंखार शिकारी जानवर दहाड़ रहे हैं और आसमान में विशालकाय परिंदे शोर मचा रहे हैं। चाहे पेड़ पौधे हों या जानवर, उन सभी का शरीर हर बीते दिन के साथ कई गुना तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। कई जानवर पौ तो पूरी तरह बदल चुके हैं, जैसे पंखों वाले भेड़िए, आग उगलने वाले जंगली सूअर और पेड़ की टहनियों जैसी पूंछ वाली लोमड़ियां। पूरी दुनिया जैसे एक ही पल में किसी पागलपन का शिकार हो गई है। जब यह सब हुआ तो पूरी दुनिया के लोग सन्न रह गए। अनगिनत जंगल वे जंगलों से निकल से की तरफ टूट पड़े और देखते ही देखते पूरी दुनिया के इंसानों पर कयामत जैसा हमला शुरू हो गया। भारत के अंदर वह खतरनाक 400 मीटर लंबा सांप अब 1000 मीटर का महादानव बन चुका है, जिसने पहाड़ों से निकलकर सीधे एक इंसानी शहर को तहस नहस कर दिया। और अब उस पूरे शहरों की गहराइयों से एक अजीब सी काली धुंध निकल रही है और जमीन के नीचे से अनगिनत मम्मी बाहर निकलकर इंसानों का बेरहमी कत्ल कर रही हैं। इसके अलावा ओशन स्टेट में भी इन जंगली जानवरों ने ऐसी तबाही मचाई है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश होने के बावजूद वे इन खोंख दरिंदों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। तबाही मचाने वाले बड़े हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है और हर तरफ भयानक बमबारी हो रही है। बस कुछ ही पलों के अंदर पूरी धरती का नज़ारा बिल्कुल बदल गया है, जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। अब अनगिनत लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि काश उनके देश ने पहले ही शिया देश की बात मान ली होती और उनके साथ मिलकर कल्टीवेशन शुरू कर दिया होता, क्योंकि अपनी और अपने देश की जान बचाने का यही इकलौता रास्ता था। वहीं दूसरी तरफ शिया देश में भी जमीन और आसमान तेजी से बदल रहे थे, लेकिन क्योंकि वहां की सरकार ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी, इसलिए उन खतरनाक मॉन्स्टर्स के शहरों में पहुंचने से पहले ही उन्हें बड़े हथियारों के जरिए रोक दिया गया। यहाँ तक कि नॉर्थ वेस्ट के इलाके में एक बहुत ही विशालकाय रेगिस्तानी छिपकली बाहर निकल आई थी, जिसे खत्म करने के लिए सिया देश के बड़े अधिकारियों को सीधे न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ा। इतनी तगड़ी तैयारी होने के बावजूद सिया देश में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और लोग मारे गए। तो जरा सोचिए बाकी देशों का क्या बुरा हाल हो रहा होगा। लेकिन इसी खौफनाक मंजर के बीच शिया देश के आसमान में अचानक कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। कुनलुन पहाड़ों के ठीक ऊपर 9 बहुत ही विशालकाय जीव दिखाई दिए, जो सिया देश के पौराणिक ड्रैगन्स की तरह लग रहे थे। वो 9 ड्रैगन्स अपने पीछे एक बहुत ही बड़े पीतल के ताबूत को खींचते हुए अंतरिक्ष की गहराइयों से सीधे कुनलुन पहाड़ों की तरफ आ रहे थे। ये नज़ारा देखते ही सोशल मीडिया पर जैसे आग लग गई और पूरा देश इस मंजर को देखकर दंग रह गया। इस 9 ड्रैगन्स और ताबूत की खबर ने हर तरफ खलबली मचा दी थी। इंटरनेट पर लोग पागलों की तरह कमेंट कर रहे थे कि भाई, जो मैंने अभी अपनी आंखों से देखा उसे बताने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मेरा दिमाग पूरी तरह से चकरा गया है। 9 ड्रैगन्स एक ताबूत को खींच रहे हैं। सच में उस इमोर्टल की भविष्यवाणी सच हो गई है। 9 ड्रैगन्स वाला वो ताबूत सच में दिखाई देने लगा है। हे भगवान, इन 9 ड्रैगन्स के दिखने का मतलब है कि अब ये पूरी दुनिया बदलने वाली है और एक बड़ी तबाही आने वाली है। क्या आप देख नहीं रहे? पूरी दुनिया इसी पल पूरी तरह बदल रही है और ये तो नॉर्मल बात है ना। यहाँ तक कि सरकार ने भी बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था कि अब पूरा देश कल्टीवेशन यानी साधना के युग में कदम रख चुका है।
क्या अब भी किसी को यकीन नहीं हो रहा कि ये दुनिया बदल रही है? मुझे तो बस अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। इन 9 ड्रैगन्स के आने का मतलब है कि दुनिया का ये बदलाव अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। क्या इंसानों का सबसे डार्क वक्त शुरू हो चुका है? आखिर अब हम कहाँ जाएंगे और हमारा क्या होगा? लेकिन घबराओ मत, सब कुछ सरकार के निर्देशों के हिसाब से करो, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वैसे क्या आपको याद है, लोग कह रहे हैं कि इमॉर्टल सीनियर ने हजारों साल पहले ही इसकी बिसात बिछा थी, और अब जब ये बदलाव ऑफिशियली शुरू हो गया है, तो क्या उनके वो पुराने प्लान्स अब सबके सामने आने लगेंगे? आखिर सीनियर इमॉर्टल ने इंसानों की रक्षा करने और उन खतरनाक मॉन्स्टर्स को दबाने के लिए हजारों सालों तक मेहनत की है। आज के इन हालातों का उन्हें पहले से ही अंदाजा रहा होगा। पूरी उम्मीद है कि सीनियर इमॉर्टल ने ये सब इंसानों के भविष्य की तैयारी के लिए ही किया था, और अब जब दुनिया बदल रही है तो उनके वो जादुई इंतजाम भी अब दिखने शुरू हो जाने चाहिए। इस वक्त सिया देश के इंटरनेट पर हर कोई बस इसी बारे में बात कर रहा है। लाखों करोड़ों लोग वीडियो में कुनलुन पहाड़ों के ऊपर उन 9 ड्रैगन्स को देख रहे हैं जो उस ताबूत को खींच रहे हैं। ये साफ इशारा है कि अब स्पिरिचुअल एनर्जी के फिर से जागने का दौर, यानी स्पिरिचुअल रिकवरी का युग शुरू हो चुका है।